नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएच चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं और कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो बहुत ज़रूरी जानकारी वो मैं आप लोगों को दे दूं और फिर अपने मेहमानों से आप सबका परिचय करवाऊंगा। तो आप लोगों के सामने एक शायद छोटी सी खबर आई होगी, और खबर नहीं भी आई होगी तो भी न्यूज़ लॉन्ड्री ने उस कैंपेन के जरिए वो खबर आप तक पहुंचा दी होगी। भारत सरकार ने प्रिंट मीडिया के विज्ञापन की दरों में 26% की मोटी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब जो प्रिंट की दरें थी उसमें 26% का इजाफा हो जाएगा, और इस बढ़ोतरी का सीधा जो असर होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल अगर हम कहें तो वो होता है ज़्यादातर जो एड फंडेड मीडिया है, एड पर निर्भर मीडिया है, उसकी अपनी जो एडिटोरियल सॉवरेनिटी होती है। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो विज्ञापनदाता को नाराज़ कर सकती हैं, निराश कर सकती हैं। उन खबरों से फिर मीडिया थोड़ा मुंह चुराता है, उनसे उनको छूने से बचता है। तो विज्ञापन के इस दबाव से बचने के लिए हमारी हमेशा आपसे एक गुजारिश रहती है, कोशिश रहती है कि आप ऐसे मीडिया को सपोर्ट करें जो विज्ञापन के दबाव से मुक्त हो। आपके यानी सब्सक्रिप्शन के आधार पर जो चलने वाला मीडिया, न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स के दम से एक मीडिया संस्थान खड़ा हो जो कि किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के, सरकार के विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रहे, और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म जो कि मीडिया का पहला काम है, जो सबसे मुख्य काम है, उस पर ध्यान लगा सके। तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने इससे निपटने के लिए क्या किया है, हमने अपने जो सब्सक्रिप्शन की दरें हैं उसमें 26% की कटौती करने का फैसला किया है। तो ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कटौती यस ऑफर। तो ये 26% का लाभ उठाइए आप लोग। इस महीने के अंत तक ये ऑफर जारी रहेगा, नवंबर महीने के। और इसमें हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके पास पहले से ही न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन हो, वो भी इसमें योगदान दे सकते हैं कई तरीकों से। आप न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताइए, सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, और संभव हो तो एक और सब्सक्रिप्शन लेकर किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मेरे साथ जो आज मेहमान बैठे हैं मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ रोहित तिवारी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे मीडिया संस्थानों में काम किया है। इन दिनों इनकी एक किताब आई हुई है, व्हाट विमेन वांट्स। किताब मनीषा के हाथ में है, अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। तो इस किताब के बारे में भी आज हम बात करेंगे थोड़ा सा। और इस समय इस किताब का के आने का जो मकसद है वो क्या है, कितना इसमें राजनीति इसकी क्या है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे हम। और इसके अलावा मेरे साथ हमारे सहयोगी विकास, मनीषा और शार्दुल, आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। हेलो। थोड़ी देर बाद हमसे एक ख़ास विषय पर जुड़ने के लिए हृदेश जोशी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। तब हम उनसे जो बस्तर के इलाके में जो पूरा रेड कॉरिडोर के इलाके में नक्सलवाद के ख़िलाफ़ अभियान चल रहा है और उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो उनके सबसे बड़े एक कमांडर थे, हिडमा की मौत हो गई है, उसको सुरक्षा बलों ने उनको मार गिराया है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर और रेड टेरर का एक चलता रहा एक लंबा हिस्सा है सेंट्रल इंडिया में, उसकी क्या स्थिति है। हृदेश ने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक काम किया है, उन्होंने उस पर एक किताब भी लिखी है, लाल लकीर। तो आज हमारे साथ दो किताबों के लेखक होंगे, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। जो सुर्खियां हैं, शार्दुल आप उनके बारे में बताएं, और सब इसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। गुरुवार 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भाजपा नेता सम्राट चौधरी को और विजय कुमार को भी उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। वो पहले भी दोनों उप मुख्यमंत्री पद पर थे। इसके अलावा 26 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, और जो मंत्रिमंडल का साइज है ज़्यादा से ज़्यादा वो 36 मंत्रियों का हो सकता है, तो 26 ने शपथ ऑलरेडी ले ली है। जैसा अतुल ने आपको बताया, मंगलवार 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 6 माओवादियों के साथ उनके बड़े नेता माडवी हिडमा अपनी पत्नी के साथ इस मुठभेड़ में खेत रहे। और गृह मंत्री अमित शाह ने, अगर आपको याद हो, तो कहा था कि वो इस महीने के अंत तक, 10-12 दिन बाद, इस नवंबर के अंत तक नक्सलवादियों का सफाया कर देंगे। तो ये उनके दावे के से जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन सफाया हुआ है नहीं ये पता नहीं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो सभी प्रकार की खेल और शारीरिक गतिविधियां फिलहाल
पीछे हटा दें, उन्हें पीछे धकेल दें, क्योंकि इस समय बच्चों को खेलने के लिए कहना, एंड आई कोट, बच्चों को गैस चेंबर में डालने जैसा है, अनकोट। तो हवा, इस समय हम दिल्ली में बैठे हैं, हवा बहुत ख़राब है। अगर आपको मेरी आवाज़ बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, वो भी उसी की शिकार हो गई है। और साथ ही गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया, ये दूसरी सुर्खी है, कि अदालत ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधानसभा द्वारा पास किए गए बिलों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा ये अदालतें निर्धारित नहीं कर सकती। अदालत ने ये फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद किया, उस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिया था। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक और खबर यह भी है कि 18 नवंबर मंगलवार को न्यायालय ने अपने उस पुराने निर्णय को पलट दिया जिसमें अदालत ने कहा था कि सरकारें पहले से चल रहे प्रोजेक्ट को बाद में पर्यावरण की क्लियरेंस नहीं दे सकती, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं दे सकती। अब न्यायालय ने 2:1 का निर्णय था, बेंच में 3 जज थे, 2/1 के हिसाब से ये निर्णय आया। अब न्यायालय ने सरकारों को, केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार दे दिया है और इसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। श्रीनगर के नौगांव पुलिस थाने में एक विस्फोट की वजह से 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें पुलिस और फॉरेंसिक अन्वेषण विभाग के लोग भी शामिल हैं और करीब 30 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि ये धमाका एक दुर्घटनावश हुआ और उसके कारण जानने के लिए जांच चल रही है। लाल किला बम धमाका मामले के ही विस्फोटकों की वो जांच कर रहे थे और इसमें ईडी ने जावेद अहमद सिद्दीकी, जो अल-फलाह विश्वविद्यालय और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का विरोध अलग अलग तरीकों से हो रहा है। केरल के कन्नूर जिले में एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के ऊपर काम करने का अत्यधिक दबाव था, उसकी वजह से आत्महत्या कर ली और 17 नवंबर को पूरे केरल में बूथ लेवल अफसरों ने एक सामूहिक रूप से काम का बहिष्कार किया। पश्चिम बंगाल में भी एक 60 वर्ष के BLO को काम का अत्यधिक बोझ होने की वजह से मानसिक पक्षाघात यानी सेरिब्रल अटैक हुआ और इस दौरा पड़ने के वक्त वो उत्तरी 24 परगना ज़िले में ड्यूटी पर थे। कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में SIR का विरोध करने के लिए रामलीला मैदान में धरना देने का घोषणा की है। 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के स्थानीय अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के मामले में सारे आरोप वापस लेने की अर्जी दायर की। जिन श्रोता को याद ना हो, 2015 में दादरी में अखलाक को भीड़ ने गौमांस रखने के आरोप में घेर कर मार दिया था। इसी से ये लिंचिंग का मामला, ये पहला लिंचिंग का मामला था जो पूरी तरह से प्रकाश में आया था। पहला लिंचिंग मामला नहीं, मतलब मोदी सरकार के आने के बाद पहला वो जो प्रकाश में आया था, पहला मामला नहीं था, लेकिन ये पहला ऐसा था जो सब जगह हेडलाइंस बन गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी। और अब सरकार सारे आरोप वापस ले रही है। तो योगी जी ने पहले सारे अपने खिलाफ दर्ज वापस लिए और उसके बाद अखलाक वाले चित भी वापस मेरी, ले लिए। पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का, ये वाला हिसाब है यूपी में। खैर, अच्छा, आखिरी सुर्खी है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है और ये इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने 17 तारीख को भारत से कहा कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस प्रत्यर्पित कर दे। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि भारत सरकार ऐसा करेगी। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है हमारे लिए। हाँ, एक चीज़ मैं अखलाक वाले पर थोड़ा सा एक जी, कमेंट जी। छोटा सा चाह रहा था। मुझे एक चीज़ जो इस मामले से जुड़ी है, ये सबसे ज़्यादा, जैसा शार्दुल ने बताया कि बहुत चर्चित मामला था और उसने एक तरह से पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया था पूरे देश में। इसके बाद आप देखिए कि सिविल सोसाइटी में अवार्ड वापसी का एक आंदोलन हुआ जी। बहुत बड़े पैमाने पर। मुझे याद है रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में उस टाइम आमिर खान आए थे हाँ। और उन्होंने बोला था कि मेरी वाइफ वाइफ को बहुत डरती बुरा है। लगता है हाँ। हेडलाइंस पढ़ के, और उसके बिल्कुल। बाद इतना पूरा बॉयकॉट आमिर खान भी वहीं आमिर से खान शुरू हुआ था। बाइकआउट हुआ था, बहुत सारे बिल्कुल। उनके एंडोर्समेंट्स भी ले लिए गए थे हाँ। उस हाँ, टाइम पे। उनके स्नैपडील endorsement स्नैपडील तो Snapdeal। वेबसाइट भी अब बंद हो गई, तो स्नैपडील का वो हाँ, उसके brand ब्रांड ambassador एम्बेसडर थे। हाँ। तो ये सारा कुछ हुआ था। अब इसके बाद तो सरकार का जो रवैया था हमेशा से, तब से ये इस तरह के मामलों में कि कानून अपना काम करेगा। और उसके बाद जब हम 8 साल 10 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं इस मुकाम पर, तो सरकार खुलेआम, उसको ये भी अब कोई चिंता या शर्म नहीं बची है कि वो खुलेआम कह रही कि हम इस केस को ही वापस ले गए, यानी कि उसके आरोपी पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते, अदालतें कोई फैसला देती नहीं देती, वो बात की बात है। कम से कम लोगों को एक, जहाँ पे
कानून का राज है, लॉ ऑफ लैंड कहीं पे है, एस्टैब्लिश्ड है, उसमें कानून ने अदालतों ने कोई फैसला दिया तो ये लगता है कि भाई हाँ हमारा यही फेट था, हमारी अदालत ने फैसला दिया, मेरे खिलाफ जाए चाहे वहाँ पर इस तरह से इतनी बेशर्मी से आगे सरकार अगर किसी मामले में जिसमें हत्या हुई है और वो भी इस तरह की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे वैल्यूज इन्वॉल्व हैं कि उनको आप क्या खाने और पीने और इन सब चीजों सरेआम, ऐसा कोई घर में छुप के नहीं मारा गया। और बाद में पता भी चल गया था कि वो गौमांस भी नहीं था। एग्जैक्टली, सब चीज लैब रिपोर्ट्स में आ गया था। तो इसको लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जो स्टैंड सरकार का था शुरुआत से और अब जो स्टैंड है कि सरकार मतलब हर मौके पर ये कहा जाता था कि सरकार कानून अपना काम करेगा, वहाँ तो यहाँ तो कानून अपना काम नहीं कर रहा है, इसको कैसे देखा जाए? रोही, अगर आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें। मनीषा, शार्दुल और विकास। 2 साल में चुनाव आ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, तो तैयारी शुरू हो गई है सरकार की, उनकी पूरी तरह से अपने कंस्टिट्यूएंसी को अपीज करने की, पूरी तरह से जो उनका कोर वोट बैंक है कैसे उनसे उनको किस तरह से खुश रखा जाए। तो ये तो पूरी तरह से राजनीतिक एक डिसीजन है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहाँ आपने सही बोला, जहाँ कानून व्यवस्था है तो उस लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसके हिसाब से ही आपको चलना चाहिए। आप करने देते कोर्ट को अपनी तरफ से जो भी फैसला लेता, लेकिन आपने जिस तरह से विड्रॉ, मतलब जिस तरह से आपने एक्शन लिया है अभी, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि आपका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है। पर जैसे मैंने कहा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उनको न्याय से कोई मतलब नहीं है, उनको राजनीति से ही मतलब है। तो अब चुनाव आने का टाइम हो गया, अब वो शुरू हो गए कि भाई 2 साल बचे हैं, अब 2 साल में जितना कर सको कर लो, क्योंकि आप कोई छोड़ नहीं सकते है ना, यू कांट लीव एनीथिंग, एनी स्टोन अनटर्न्ड। इनफैक्ट चुनाव से मुझे याद आया कि जो इसमें अक्यूज थे कुछ, वो रैली में भी दिखे थे, बीजेपी की रैली में। जी। और ये बिल्कुल सही है कि अगर कोर्ट में आता है कि भाई एविडेंस नहीं मिला हमें या इनफ एविडेंस नहीं था कन्विक्शन के लिए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। पर ये कहना कि अब इसको हम खत्म कर रहे हैं या केस ही वापस ले रहे हैं, जबकि कोई मारा गया, सरेआम मारा गया, मतलब वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लिंचिंग से हत्या हुई है। तो और ये अफसोस की बात है ना कि आप हत्यारों के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं एकदम से, है ना। भले वो अब ये तो नहीं पता हमें कि किसने सच्चाई क्या थी, क्योंकि अदालत का तो फैसला नहीं आया। आपको याद हो बीजेपी का इस मामले में एक पैटर्न है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई इस पूरे दौर में। छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, झारखंड में एक हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा हैं, उन्होंने इसी तरह के एक मामले में जो जमानत पर छूटे वो आरोपी थे, उनको जाके माला पहनाया, स्टेज पे माला पहना, तो वो भी झारखंड चुनाव ठीक पहले की बात है। गुजरात वाला मामला आप सबको पता है, जो जिसमें उनके जो रेपिस्ट थे बिल्किस बानो के 15 अगस्त के दिन छोड़ा था, 15 अगस्त के दिन छोड़ा, प्लस तो एक पैटर्न है इस तरह के लोगों के साथ। मतलब इलेक्शन इसका एक है, लेकिन लार्जर इसका ये है कि पूरा जो हिंदू वोट बैंक जिसकी बात करती है बीजेपी, उसको पोलराइज करने में बहुत शायद एकदम से बहुत मैसेज चला जाता है, एक छोटे से कदम से, और बहुत बड़ा काम हो जाता है पॉलिटिकली। ऐसा देखिए, जैसा मनीषा ने कहा, हमारी बार ऑलरेडी इतनी नीचे है कि हमें पता है, हमें परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भले ही ना पता, हम परोक्ष रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस गड़बड़ करेगी जांच में, पर कम से कम दिखाने का तो बचा रहे प्रोसेस। अब वो भी नहीं है, ये अब शर्म भी नहीं बची। आमतौर पर क्या होना चाहिए कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे, ये डिमांड होनी चाहिए ना। लेकिन हम सब अपने पत्रकारिता या उसके बाहर के अनुभव से समझ चुके हैं कि पुलिस कभी भी हिंदुस्तान की काम ठीक से नहीं करती। जिसकी सरकार है वो उसके हिसाब से चलती है, पर कम से कम आप वो दिखावा तो बनाए रखो, कम से कम वो आवरण तो डाले रखो। लेकिन ये भी खत्म हो चुका। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि जो मॉब जस्टिस है ना, जो हम बार बार देख रहे हैं, जो नहीं भी होना चाहिए, चोरी, किसी ने कैसी भी चोरी की हो, उसे मृत्युदंड आप नहीं दे सकते, लेकिन भीड़ तो ऐसा ही न्याय करती है। और ये बार बार होता, जब तक सरकारें ऐसा करती रहेंगी, ये प्रवृत्ति जनता में और बढ़ेगी। और जो ये कहते हैं ना, एनार्की फैलाने वाला औरों को कहते हैं, ये चीज एनार्की पैदा करती है कि आपका दिखावे, मुंह दिखावे का भी विश्वास नहीं रहा। और हम लोग बात कितनी बार करते हैं, घूम फिर के यहीं आ जाती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट की वो पुलिस रिफॉर्म लागू आप नहीं करेंगे, नेताओं के हाथ से पुलिस नहीं निकलेगी, तब तक ये मामला फंसा रहेगा। वो एक ऐसी फांस है जो हर चीज़ में अड़ जाती है। एक चीज़ और है इसमें जो मुझे लगता है कि इससे जो मैसेज की आप बात कर रहे थे, वो इतना क्लियर है, इतना देने की, मतलब वो उनको निराश करने का, हताश करने का ये शायद एक प्रयास है, वो इस तरीके से कि उनका विश्वास ही ना रहे वहाँ उस प्रक्रिया में। जब आदमी का विश्वास खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो जाती हैं।
अगर मेरा किसी व्यवस्था में, किसी प्रक्रिया में या किसी भी चीज़ में विश्वास खत्म हो जाए तो फिर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता व्यवस्था वहाँ है या नहीं है। तो वो जो है, जो लार्जर गोल जिसकी बाकी लोग बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कह लीजिए या वो दूसरे शब्दों में और तरीके से कह लीजिए, तो वो आसान हो जाता है वो रास्ता। इसलिए ये स्पेसिफिक इस केस में हुआ। आप अदर केस में आप देखिए नहीं होगा। असंख्य केस है। मैं एक छोटी सी बात आपको कहूँगा, नहीं, मैं कम्युनिटी वाइज कह रहा हूँ कि कम्युनिटी को टारगेट किया गया है उस तरीके से, उस केस के लिहाज से, ताकि वो विश्वास ही खत्म हो जाए वहाँ उस प्रक्रिया जो है जी। वो ये तो है कि इसमें तो पोलराइजेशन का बड़ा स्ट्रेट मैसेज है कि मुसलमान अगर है और हमने उसके खिलाफ कुछ कर दिया तो हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में हुआ, वो बच्चा आ रहा था ट्रेन से और मराठी नहीं बोलने के लिए, तो अनारकी, तब एक बार जो भीड़ का आपने छूट दे दिया तो वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है और वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आप कंट्रोल, उसके बाद आपको पॉलिटिकली भी कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो सेट हो चुका ना कि हमें न्याय तो मिलेगा नहीं। इसका एक पहलू और है। मैं एक अपने जानकार से बात कर रहा था, तो इस सिलसिले में नहीं लेकिन हिंदू मुस्लिम सिलसिले में उसने कुछ बोला कि ये सब ऐसे होते हैं, जबकि ना वो आरएसएस वाला है ना वो बीजेपी रिपोर्टर है, लेकिन इन जनरल प्रोपेगेंडा फैल चुका है। तो मैंने उससे पूछा, उसका लास्ट नेम भारद्वाज है। मैंने कहा एक बात बता, अभी तुम यूपी में हो, एमपी में कोई काम करे भारद्वाज, तो क्या सारे भारद्वाज को ब्लेम करोगे? मैंने कहा छोड़ उसे, जहां तू रहता है उस मोहल्ले के भी सारे लोगों की तू जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम उसे भी छोड़ दो, कल को तेरा साला भी कुछ कर दे, तू ये कहेगा मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन तुम उस पूरी कम्युनिटी को पेंट कर रहे हो किसी एक व्यक्ति की वजह से। ये प्रोपेगेंडा जो विकास कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के खिलाफ है। ठीक बात। तो हम अपनी जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उस पर एक्चुअली उस किताब के ज़रिए ही हमारा विषय जो है उस पर हम आएंगे, और वो विषय है इस समय जो बहुत सारी बातें हुई हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। महिला वोटर का एक जो नया ब्लॉक बनने की बात हो रही है, और ये किताब ऐसे समय पे आई है। बिहार के संदर्भ में खासकर ये बात कही जाती है, नीतीश कुमार जब जीते हैं तो ये कहा जाता है बार बार कि नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली, चाहे वो महिलाओं को साइकिल देने की योजना रही, चाहे शराबबंदी की योजना रही, इस बार चाहे वो करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए कनेक्ट करना, फिर उनको सीधे कैश के जरिए, मतलब इकोनॉमिकल आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने की बात रही। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया जो आधी आबादी है इस देश की, महिलाओं की आबादी, उसमें उन्होंने एक कर लिया। और फिर उसके जो पॉजिटिव चीज़ें, उसका जो पक्ष है, वो ये कहा जा रहा है कि फिर वो जाति से, धर्म से, परिवार के दबाव से, सबसे उठ के ऊपर केवल अपनी एक आइडेंटिटी, महिला होने की आइडेंटिटी पे वोट कर रही है। व्हाट वुमेन वांट्स। फिर वही पहला मेरा सवाल है, और फिर मनीषा के ऑब्वियसली कई सारी सवाल इससे जुड़े थे। मेरा पहला सवाल यही है कि ये किताब जो इस समय आई है, इसका कोई राजनीतिक इससे लेना देना इस माहौल से है जो इस समय बहस चल रही है? नहीं, देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी इतनी चर्चा होती है 2014 से, तो ये एक नेशनल, राष्ट्र लेवल पे इसकी चर्चा होती है कि वुमेन वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से इस मुद्दे को समझते नहीं हैं। हम एकदम सरफेस लेवल देखते हैं कि उनको चाहिए कुछ फ्री दे दो, उनको चाहिए कुछ कैश दे दो। कोई समझता नहीं है कि क्यों जो वुमेन वोटर है, जो महिला मतदाता है, वो क्यों अपने आप से जाके वोट दे रही है, और उसकी क्या, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है सरकार से, पॉलिसी मेकर से। तो इसलिए मुझे लगा कि एक ज़रूरी है कि इस पे थोड़ी डिटेल्ड रिसर्च की जाए, एक किताब लिखी जाए जिसमें फील्ड वर्क भी हो, डेटा भी हो, और कुछ एक्सपर्ट्स के भी जो व्यूज़ हो वो हो। ये आज के टाइम पे टॉपिकल है। जैसे आपने कहा, बिहार में ही इतनी बड़ी चर्चा हो गई है महिला मतदाता पे, तो मुझे लगता है ये बुक कहीं ना कहीं ज़रूरी थी, आवश्यक था कि कोई लिखे इस बारे में, और थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच करके लिखे, थोड़े आप लेयर्स पील करके लिखे कि क्या चाहती है, ऐसा क्यों हुआ है, राइज क्यों हुआ है, एवोल्यूशन क्यों हुआ है, वो आखिर चाहती क्या है, वो कैसे वोट देती है, वो किस तरह के नेता को पसंद करती है, क्या उनकी आइडेंटिटी महिला की आइडेंटिटी है, क्या उनकी जाति की आइडेंटिटी, क्या उनकी धर्म की आइडेंटिटी है। तो ये सारे लेयर्स पील कर किए हैं। टाइमिंग इसकी, देखिए मैं बोलूँगी फॉर्चुनेट रही है क्योंकि ये प्रोसेस किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। आप इसमें बुक लिखते हैं, उसमें इतना टाइम जाते हैं, आपके एडिटर बोलते हैं आपने बकवास लिखा है, आप दोबारा पूरा लिखिए, फिर पूरा पब्लिशिंग का प्रोसेस होता है। टाइमिंग इसकी मैं कहूँगी सेरेंडिपिटी है, लकी है। मेरा एक्चुअली 2 सवाल हैं। पहला ये कि रूही, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है महिला वोटर की बात
मेरे जहन में सबसे ज़्यादा मीडिया में तब होने लगी 2019 के बाद, क्योंकि एक फिनोमिनल विक्ट्री होती है बीजेपी की, और उस टाइम हम पहली बार ये स्ट्रेस आता है कि भाई स्कीम्स, कि ये स्कीम्स नरेंद्र मोदी की कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्कीम्स को डायसेक्ट करने लगे तो सीधा कनेक्शन आता है महिलाओं का, जो घर का सारा संभालती हैं, घर का खर्चा, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है, तो स्कीम्स से डायरेक्टली महिलाएं इम्पैक्ट होती हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या मोदी के आने से महिला वोटर के बारे में ज़्यादा बातें होने लगी हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी भी रही हैं, एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कंपैरिजन, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि जब कोई महिला लीडर होती है, जैसे ममता बनर्जी की रैलीज़ में जब मैं वेस्ट बंगाल जाती हूँ, और जो भी आप कहिए, लेकिन विमेन दिखती हैं वहाँ पे ज़्यादा, कहीं भी और जगह से ज़्यादा। रैलीज़ में आपको विमेन की स्पेस बिल्कुल फ्रंट सेंटर नज़र आती है, विमेन एम्पावर्ड लगती हैं, बातें करती हैं, क्योंकि एक विमेन चीफ मिनिस्टर है। तो उसी तरह हिस्टोरिकली विमेन वोटर्स की इंपॉर्टेंस इंडिया में, अगर आप इंदिरा गांधी के टाइम से कंपेयर करें टू नाउ, एंड वुड इट बी टू सिंपलिस्टिक टू से कि मोदी की वजह से ही हम विमेन वोटर अब फ्रंट एंड सेंटर आ गई हैं, पहले नहीं थी राजनीति में? देखिए, आई थिंक मनीषा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्टेट लेवल पे कई ऐसे नेता मोदी से बहुत पहले से रह चुके हैं, चाहे आप NTR, MGR, जयललिता, साउथ के नेता देखें। लेकिन टू सिंप्लीफाई इट, हम नेशनल लेवल की, अगर हम उत्तर प्रदेश में, हाँ, हम नेशनल लेवल की अगर बात करें, इंदिरा गांधी का वक्त ना थोड़ा अलग था, समय अलग था। उस टाइम विमेन को डायरेक्टली एज विमेन नहीं टारगेट किया जाता था, बिकॉज इतनी अदर प्रायोरिटीज थी। आप देखिए, गरीबी इतनी थी, गरीबी हटाओ इतना बड़ा एक उनका स्लोगन था। इतनी ज़्यादा वो एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा था, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी थी। तो उनका जो ध्यान था वो ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स पे था कि गरीबों पे था, या अनएम्प्लॉयड यूथ पे था, विमेन पे नहीं था। टाइम्स भी शायद तब ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, विमेन की आवाज़ें ज़्यादा नहीं सुनाई और देती होंगी। बहुत और प्रायोरिटीज़ थी। आप वैसे अगर देखें कि अब पोस्ट इंडिपेंडेंट तो इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि आप ऐसी कंस्टिट्यूंसी के बारे में सोचे, ऐसा हुआ भी नहीं था, नेताओं ने ऐसा किया भी नहीं था। कहीं ना कहीं 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें कुछ बदला। अगर आप डेटा भी देखेंगे, उसमें जो जेंडर गैप है वो अचानक मान लीजिए 10 परसेंटेज पॉइंट से 2.6 परसेंटेज पॉइंट पे है। तो दैट वाज एन एबरेशन, दैट इलेक्शन। जाहिर है महिलाएं आई, बहुत उन्होंने वोट देना चाहा इंदिरा गांधी की तरफ सहानुभूति के लिए, राजीव गांधी की तरफ सहानुभूति प्रकट करने के लिए, और उन्होंने कांग्रेस को, सबको पता है किस तरह का बहुमत मिला था उस चुनाव में कांग्रेस को। उस चुनाव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल क्लास है, जो नेता है, राजनीतिक नेता है, उनके दिमाग में ये बात आई कि ये वोटर है, और ये अपना सोच के, अगर उनको राइट मोटिवेशन मिले तो ये अपना सोच के वोट दे सकती है। आपने स्कीम्स की बात की, नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पे कई स्कीम लाए हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगर प्रधानमंत्री अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में डायरेक्टली विमेन से बात कर रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक कांग्रेस स्कीम जो लाई थी, नरेगा जिसे कहते हैं हम, उसमें था 33% विमेन के लिए आरक्षण, राइट? इतने विमेन को जॉब मिलना होता था, मतलब द लेबर फोर्स हैड टू बी 33% विमेन। आप उस चुनाव को अगर आप देखेंगे, 2006 में ये स्कीम आई थी। 2009 के चुनाव में 4 परसेंटेज पॉइंट का गैप था, जेंडर गैप सिर्फ। इट फेल फ्रॉम अबाउट 8 to 4, इट हाल्व्ड, बिकॉज रिजर्वेशन, क्योंकि नो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अगर आपको रोजगार मिलता है एज अ वुमन, आपके पास खुद की आर्थिक एक इंडिपेंडेंस आती है, स्वतंत्रता आपको मिलती है, आपका घर में इंपॉर्टेंस बढ़ता है, आपका डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंस बढ़ता है। और जब आपकी डिग्निटी, आपका इंपॉर्टेंस घर में बढ़ता है, तो आप खुद एम्पावर्ड फील करती है और आप जाके वोट दे सकती है। आपको लगता है कि देखिए मुझे कुछ मिल रहा है, मैं अपना डिसीजन ले रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई यू आर एनकरेज्ड टू गो एंड वोट मोर, यू फील मोर एम्बोल्डन्ड टू गो एंड वोट। वो इस स्कीम को ऐसे नहीं देखती कि मुझे कुछ फ्री मिल रहा है तो मैं घर बैठ के आज अपने पैसे लूँगी और मैं उसके बाद ज़िंदगी में इससे ऐश करूँगी। वो सोचती है कि मैं कैसे इससे अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाऊँ, और वो क्योंकि उससे एम्पावर होती है, इसीलिए उसका पॉलिटिकल प्रोसेस में भी इम्पोर्टेंस फिर बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो किया, देखिए वो है तो आप सबको पता है कितने दूरदर्शी नेता है। तो उनको समझ आ डबल गया, इंजन ट्रिपल इंजन से और बढ़ा लेते हैं। हाँ, मतलब इतनी इंजन दुनिया में नहीं है जितनी उनके पास है, लेकिन उनको
कहने की बात है, उनको समझ में आ गया जब वो 2014 में आए कि ये एक ऐसा वोट बैंक है जो है, लेकिन इसको किसी ने ठीक से टैप नहीं किया है। और उन्होंने स्टेट्स में देखा था ये होते हुए, उन्होंने साउथ में भी देखा है, उन्होंने नीतीश कुमार को देखा है, उन्होंने ममता बनर्जी को देखा था, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को देखा था मध्य प्रदेश में, उन्होंने खुद ने भी गुजरात में किया था टू एन एक्सटेंट। वो समझ गए कि इसको किसी ने टैप नहीं किया है, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। और इसलिए वो नेशनल इम्पोर्टेंस जो इसको मिला है, इस वोट बैंक को, वो ये बात सही है कि 2014 के बाद ही मिला है, क्योंकि जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस, चर्चा हुई है इस बारे में, वो 2014 के बाद ही हुई है। चाहे अब छोटी सी चीज़ है, हर घर में टॉयलेट होना महिला के लिए, ये बात तो कोई कर नहीं रहा था ना। आप अगर एक गाँव की आप एक महिला है, आप सोचेंगे अरे देखिए प्रधानमंत्री हमारे बारे में ये कह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री के लिए, एंड उससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो थोड़ा नेशनल जो हम राष्ट्र स्तर पे ये आई है बात, ये मोदी के आने के बाद आई है। लेकिन कई ऐसे नेता है, आपने नीतीश कुमार के बारे में बिल्कुल सही बोला, वो तो 2005 से ये बात समझ गए थे। उन्होंने 2005 में ये बात समझ ली थी, और उन्होंने इतने सटीक तरीके से उन्होंने वुमेन वोटर को अपनी तरफ रिझा के वो अपनी तरफ उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है। उन्होंने इतने विजनरी इन अ वे वो रहे हैं, अब जाके हमें नजर आता है। लेकिन उसमें भी एक कंटिन्यूएशन दिखेगा, आपको हमेशा दिखेगा कि कर्पूरी ठाकुर ने जो पहला फॉर्मूला दिया था अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान, उसमें भी 3% उन्होंने महिलाओं के लिए दिया था। तो उनके चेले के तौर पर नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी समझा उसको, एक तरह से जो एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया, वो उसको जयललिता के साथ रिजर्वेशन भी वही हुआ था। उन्होंने एमजीआर का देखा था, फिर हाँ। वो आगे लेके गई उसको, और Right. तो वो नेता तो वही होते हैं ना जो आगे की सोच पाए। हाँ, वो दूसरा दूरगामी मैं- दृष्टिकोण जो है राजनीति का, वो इन्होंने अपनाया, तो दे आर एनकैशिंग इट नाउ। दूसरा मेरा ये सवाल था कि वोटिंग, अब जब वोटिंग की हम बात करें तो अगर हम आइडियोलॉजिकल वोटर्स को हटा दें, एक आम इंसान जब वोट करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें इमोशंस हो सकते हैं, ये कभी स्पर ऑफ द मोमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि लोग 5 साल से पहले से सोचने लग जाते हैं इलेक्शन से किसको वोट देंगे। कास्ट आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, या कोई न्यूज़ इवेंट, हाँ कि कहीं टेरर अटैक हो गया या कुछ, सब इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जब विमेन वोटर्स की बात करते हैं, क्या ये सिंपलिस्टिक सा हो गया है कि विमेन वोटर्स अब अपने बारे में, जेंडर के बारे में सोच के वोट करती हैं, या वो भी एक रेगुलर, जैसे किसानों के बारे में जब भी मोबिलाइजेशन होता है, हम देखते हैं कि नॉइज़ बहुत होती है, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, लेकिन इलेक्शन में कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि किसान कभी एक वोट ब्लॉक नहीं है, उनकी कास्ट है, रीजनल आइडेंटिटी है, बाकी सारी थिंग्स हैं। वैसे विमेन, क्या जेंडर एक आइडेंटिटी है जब वो वोट करती हैं, या उनके भी मिक्स्ड कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरे बाकी कास्ट के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, या मैं इस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ। जैसे बीजेपी कहती है कि मुस्लिम विमेन हमें बहुत पसंद करती हैं क्योंकि हमने 3 तलाक को, लेकिन वो घर में ये भी देख रही हैं कि मुस्लिम मेन के अराउंड क्या रिटोरिक हो रहा है। तो क्या वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ही देख के वोट कर रही हैं? इतना हमारे पास एविडेंस है, या अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है वुमेन के लिए भी एक वोटिंग प्रोसेस? देखिए, कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली है, क्योंकि मोनोलिथ तो कोई भी वोटिंग ब्लॉक नहीं होता है, होमोजेनस कोई भी वोटिंग ब्लॉक नहीं होता। आइडेंटिटीज़ बहुत सारी है, धर्म की है, आपके कास्ट की है, आपके डेमोग्राफी की है, एथनिसिटी, रिलीजन, मतलब रीजन, बहुत चीज़ों की है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ मनीषा, क्या वाई आर विमेन अ ब्लॉक मोर देन मेन आर अ ब्लॉक और फार्मर्स आर अ ब्लॉक? क्योंकि जो उन हर आइडेंटिटी में द वुमन इज़ ऑलवेज द सेकेंड, चाहे वो मुस्लिम वुमन हो, चाहे वो हिंदू वुमन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो असम से हो, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो कश्मीर से हो। एज विमेन दे हैव बीन सो डिसएम्पावर्ड, सोसाइटी हैज़ बीन सच कि वो हमेशा उनकी जो आइडेंटिटी रही है वो जेंडर वाली हमेशा सेकेंड रही है, और इसीलिए वो जेंडर आइडेंटिटी उनको थोड़ा सा बाइंड करती है, क्योंकि हर महिला अपने कम्युनिटी में आदमी से तो सेकंड ही है ना। चाहे कितने भी आप ऊंचे उसमें हो, तो भी आप आदमी से सेकंड ही है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फैक्टर है, विच इज़ वाई आप देखिए नीतीश कुमार ने कैसे क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी बनाई है। उन्होंने विमेन को कास्ट न्यूट्रल लार्जली कैसे किया है बिहार में। सिर्फ उनके ही कास्ट की महिलाएं तो नहीं वोट कर रही ना, उनको तभी तो इतना उनको, क्योंकि वो समझ गए ये बात कि उनको अगर आप महिलाओं के वल्नरेबिलिटीज़ को अगर आप टारगेट करके उनको जोड़ेंगे तो वो आपस में एक ब्लॉक बन पाएंगी, गुट बन पाएंगी। लेकिन ये मैं कहूँगी कि ये एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होती है। क्यों एक मुस्लिम महिला बीजेपी को वोट नहीं देगी, और वो नहीं देती चाहे बीजेपी कुछ भी कहना चाहे। इनफैक्ट मेरी किताब में राम माधव जी ने खुद ने बोला है कि ये हम नहीं क्रैक कर पाए मुस्लिम महिला को। इट्स अ कैंडिड एडमिशन बट ही हैज सेड इट। ऐसा क्यों है? क्योंकि
her vulnerability today, the bigger vulnerability is being a Muslim. It's not being a woman. जिस तरह का माहौल आज देश में है, जिस तरह का पोलराइजेशन है, कम्युनल डॉग विस्लिंग है, उनको पता है कि जेंडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी पूरी कम्युनिटी अंडर अटैक है। तो और फिर वो देखती है हमारे घर में मेरा बेटा या मेरा family पति members. तो या मेरा भाई। बिल्कुल, तो आप कैसे सिर्फ महिला के तौर पे वोट करें, जबकि और स्पेशली बिकॉज जो पार्टी की हम बात कर रहे हैं वो उनका पूरा पॉलिटिक्स ही राइट विंग मेजॉरिटेरियन हिंदुत्व पॉलिटिक्स है ना। तो इसीलिए मुस्लिम महिला अपने आप को मुस्लिम पहले देखेगी, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिमिलरली बहुत सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक दलित महिला भी पहले उनका थोड़ा वो रहता है कि मैं दलित हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी इतनी बड़ी डिसएडवांटेज है दलित होना ही, सिर्फ महिला होना नहीं आपका डिसएडवांटेज है। तो वो सब भी बहुत मैटर करता है कि आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा है, आप किस आइडेंटिटी की वजह से ज़्यादा पीड़ित हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एज फार्मर्स के साथ आप क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपने फार्मर्स की बात उठाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, महिलाओं का एक जो बाइंडिंग फैक्टर है वो है कि हम महिलाएं हैं, और महिलाओं को हमेशा ही आपने नीचे ही रखा है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, और वो एक बाइंडिंग फैक्टर बन जाता है। सबकी वल्नरेबिलिटीज कॉमन है एज वुमेन। ठीक बा। एक चीज इसमें अच्छी है, बट कोई जीते कोई हारे, डिस्कोर्स, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज विमेन वोटर्स को वू करें इलेक्शन के दौरान, डिस्कोर्स इलेक्शन का थोड़ा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल। जैसे कि बिहार में हमने बिगनिंग में सुना बांग्लादेशी ये वो, बट आते आते डिस्कोर्स यही हो गया था। दिल्ली में भी अगर आपको याद है हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक रैली में, डिस्कोर्स यही हो गया था कि हम क्या देंगे, हम क्या कुछ करेंगे। मुद्दे की बात होती है फिर हाँ, आप तो एटलीस्ट एक इसमें मैं आखिरी छोटा सा कमेंट चाह रहा हूँ बस, इसके बाद हम अपने अगले विषय का। हमारे साथ हृदय जुड़ चुके हैं। एक कहावत है ना कि एक आइडिया का टाइम होता है, जब वो आ जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो अगर हम इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके उसके प्रोग्रेशन को, नेचुरल प्रोग्रेशन को देखें, तो सब कुछ मिला के ये जो टाइम है, ये यहाँ पर हमें बताता है कि ये महिला एम्पावरमेंट या महिला पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन होना ही था। 90s के पहले का दौर अगर देखें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले कुछ राइट्स, और उस सब के दलित एम्पावरमेंट एक लेवल तक हुआ। 90s पूरा सोशल जस्टिस के नाम रहा, जिसमें लालू यादव, मुलायम यादव, पासवान से लेके मायावती से लेके इन तमाम जो हाशिए वाली कास्ट थी उनका टाइम था। और उसके तो उस पिछले 20 से 30 सालों में वहाँ पर एक बड़ा मिडिल क्लास बना और वो सब हुआ। इन 2-3 चरणों के बाद अब हम उस जगह पर थे जहाँ पर हर तबके की महिलाएं उस स्थिति में थी कि वो सोच सकती थी वहाँ पर कि वो और तमाम बहुत सारी छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी से ऊपर उठ के अपने फ़ायदे के लिए सोच के उसके हिसाब से वोट कर सकती। तो ये एकदम नेचुरल टाइम था इस पूरी पॉलिटिक्स को कि एक ब्लॉक के तौर पर कंसोलिडेट होने का, इससे पूर्व के किसी टाइम के मुकाबले उसकी तुलना। मैं एक छोटी सी बात ऐड कर सकता हूँ, और अगर मैं गलत हो रूही तो प्लीज़ नहीं, आप बिल्कुल, ठीक कर बिल्कुल। दीजिएगा मुझे याद आ रहा है, हमने बात करते हुए उस समय बिहार चुनाव के दिन नहीं हो पाया था, एक रील बड़ी चली थी कि एक आरजेडी ब्लॉक का वोटर वाले मतलब सेगमेंट का, सोसाइटल सेगमेंट का व्यक्ति, आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था क्योंकि वो जेडीयू के लिए वोट कराई थी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा हुआ था, वो मार रहा सही वीडियो था। हाँ, वो काफ़ी चल रहा था। तो मैं हैरान रह गया था, पर जो आपने सारी बात की उससे मुझे लग रहा है, जो मैं कह रहा था शायद मैं गलत हूँ। रील्स का कुछ पता वही नहीं। इसीलिए मैं I cannot किस बात take के लिए it. मार रहा था और क्या मैं बता बात रहा हूँ, था? वो मैंने क्या देखा था, है? वो हो रहा था, वो चला था थोड़ा, बट मैं उस वाली बात को नहीं कह रहा कि ये हमारे देश में भी एक तरह से पितृसत्ता की गहरी जड़ों को दिखाता है कि आज इस आइडिया को आने में, भाई ये किसको नहीं पता कि महिलाएं त्रस्त हैं, जो उन्होंने कहा कि पुरानी कहावत है, औरत का दर्द समझती है, वो वाली बात सबको पता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, चाहे आप किसी भी सोसाइटी के सेगमेंट में हो, अमीर या गरीब। लेकिन इस आइडिया को आने में भी जो अतुल बात करते हैं, इतना टाइम लगा, ये भी अपने आप में बताता है कि यहाँ पे पेट्रियार्की की, पितृसत्ता की जड़ें कितनी गहरी हैं कि नेताओं को भी नहीं लगा कि यार इन्हें कौन टारगेट करेगा। तो अल्टीमेटली इस 21वीं सदी में आके वो करना पड़ा इतने साल बाद। लेकिन ये जो आप कह रहे हो ना अतुल, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया ये या नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि देखिए आप नंबर्स अगर देखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स है ना वो तो सेम है कई दशकों से। वोटर टर्नआउट बड़ा है, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि महिलाएं जाके वोट कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उनको अब वो उदासीन वो नहीं है। टारगेटिंग बड़ी है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उदासीन टारगेटिंग नहीं है। आने में इतना समय लग गया। ये अचानक नहीं हुआ है, ये अभी की मोदी तो अपनी जगह है, लेकिन 90s में कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिनका अभी आप फल देख रहे हैं, चाहे वो विमेंस रिजर्वेशन इन पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज हो, उसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, जो 20-30 साल बाद जाके आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं। क्योंकि जब आप
इनिशियली बहुत मजाक उड़ा था कि ये तो देखिए ये तो रबर स्टैम्प है और सरपंच पति और बट जब आप 2-3 बार बन जाते हैं तो आपको पता है ना कि आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं और आपको देख के और महिलाएं इनकरेज होती है, उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ता है, उनकी इंटरेस्ट बढ़ता है, उसका बहुत फायदा हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट का, क्योंकि वो ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें महिलाएं एक तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही थी, दूसरा दे वर सेफ स्पेसेस टू डिस्कस पॉलिटिक्स, टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, टू फील लाइक यू आर वन ग्रुप। मुझे लगता है 90s में ये जो 2 साइमल्टेनियस मूवमेंट्स थी, इनका अब जाके आप परिणाम देख रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है जिनकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि हो गया बस चलते चलते। एक क्विक क्वेश्चन और फिर हम हृदय के पास जाएंगे, जस्ट वेरी क्विकली इफ यू कैन आंसर। आपकी बुक की रिसर्च में जब आप महिलाओं से मिल रही थी, वोट तो कर रही हैं, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं महिलाएं? एक्चुअली सबसे प्रॉब्लम बड़ी यही है कि सबको अभी भी लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ मेल डोमिनेटेड डर्टी स्फीयर, है ना। आप उसको देखते हैं कि गंदगी है पॉलिटिक्स में, लेकिन और जेंडर ऑफ लीडर और महिला वोटर का भी अभी तक कोई बहुत डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि मोदी भी पॉपुलर है और ममता बनर्जी भी पॉपुलर है, दोनों के तो जेंडर अलग है। नीतीश कुमार इतने पॉपुलर है, वो फीमेल तो है नहीं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी फीमेल है, लेकिन वो उतनी पॉपुलर है नहीं महिलाओं के बीच में। तो अभी तक जेंडर और महिला वोटर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन की जो स्टोरी है, अब उनको घर मिल गया है, उनको कैश ट्रांसफ़र मिल रहे हैं, उनको गैस मिल रही है, उनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। उनका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि इतनी कम महिलाएं क्यों हैं पॉलिटिक्स में, इतना पेट्रियार्कल है पॉलिटिक्स। तो वो नेक्स्ट एवोल्यूशन फेज होगी। और तभी देखिए भाजपा ना स्मार्ट है, उस हिसाब से उन्होंने फटाफट ये बिल 33% कर दिया, ताकि कोई महिला पूछे तो बोले हमने तो कर दिया, देखिए कितनी सरकारें बैठी। नीतीश कुमार ने इसको टैप कर लिया है, 33% और 50% पंचायतों में उन्होंने तो 2006 में ही कर रखा है था, 2006 में क्या था। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े उससे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर भाव वर्दी का एक लेटर है, उसको पढ़ लेते हैं। और मैं इस लेटर को शार्दुल पढ़ें उससे पहले आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने लेटर्स ज़रूर भेजें हमें। इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हम कहते हैं, सुनते हैं, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब लोगों के किस चीज़ से आप को सहमति है, असहमति है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, ये जानने के लिए भी आपके लेटर्स आने बहुत ज़रूरी है। तरीका बहुत आसान है, आप सीधे एक तरीका है कि आप हमें मेल कर दें podcasts@newslaundry.com पर, और सब्जेक्ट में चर्चा ज़रूर लिखें ताकि समझ में आए कि हमारे किस पॉडकास्ट के लिए आपका लेटर है। और दूसरा तरीका है कि आप www.newslaundry.com/podcast-letters इस पर जाकर अपने लेटर्स भेज दें हमें। शार्दुल जी, तो जैसा अतुल ने बताया, एक ही पत्र है और भाव लिखते हैं। नमस्कार, मैंने पहले एक ईमेल लिखी थी करीब 30 महीने पहले। आज फिर वही बात और 30 महीने पहले 30 महीने पहले हाँ, आज फिर वही बात और उस ईमेल का एक अंश फिर भेज रहा हूँ बिहार के इलेक्शन नतीजों के बाद। और वो कोट कर रहे हैं अपने ही लेटर को। आप पत्रकार जितना भी जोर लगा लें और जितना भी पॉडकास्ट बना लें, देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक देश का कानून इसी धीमी गति से चलता रहेगा। इससे फ़ायदा सबका है। पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स करता रहे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, और जिसमें बल है वो अपना बल दिखाता रहेगा। तो उनका कोट खत्म हो गया। वो आखिर में लिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार, सरकारी नौकर और न्यायपालिका का एक ऐसा महागठबंधन बना हुआ है हिंदुस्तान में जो भाजपा को सारे इलेक्शन जिताएगा। ये तो ऐसा अंतिम सत्य लिख दिया कि इस पर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। निहिलिस्टिक बात। आप वही कुछ कहना किसी को? इस पर उन्होंने जो लिख दिया, इसके बाद वो कलम टूट गई। मैं कह देता हूँ, देखिए भाव, आपकी बात एक नजरिए से सही है, पर लड़ाई 2 ही तरीके से लड़ी जा सकती है, तो इस भाव से या इससे कि हम 1 इंच भी बिना लड़े नहीं छोड़ेंगे। तो आपको भले ही लगता हो कि नहीं होगा कुछ, लेकिन तब भी हम इंच लड़के जगह तभी छोड़ेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे। खैर लेटर जो है मुझे लगता है कि थोड़ा दार्शनिक भाव में लिखा है, तो उसी दार्शनिक भाव से जो है जवाब दे सकते हैं कि अगर बहुत इनके हिसाब से देखें तो पढ़े लिखों की सारी संख्या हिंदुस्तान में 20-30% के बीच है, और वो सारे लोग एक विचार पर तो सहमत नहीं होंगे। और जो जिस तरीके से हमारा इलेक्शन सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उस हिसाब से तो उनका जितना भी गठबंधन है वो कभी वो पास नहीं कर पाएगा इलेक्शन। और इसी को आप थोड़ा सा रिवर्स करें, जब हम यहाँ तक आए हैं चल के, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ी है, जैसे आपने कहा 1-1 इंच करके। तो मुझे लगता है कि वो दर्शन में उनका ठीक है, दर्शन उनका ख़राब नहीं है, लेकिन वो दूसरा भी है कि एक तरफ पलड़ा कभी उधर भी झुकेगा धीरे धीरे। विकास की बात से दर्शन जाग जाता है। असत्य वाले अड़े हुए हैं तो सत्य वाले कैसे हट जाए, हम भी लड़े रहेंगे। नहीं, इसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी अचानक से, पहले तो मुझे लगा, लेकिन एक इतना होपलेस सिचुएशन नहीं है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप देखिए
परिस्थितियों से कुछ न कुछ चीज़ें, नई चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का एक एक्सपेरिमेंट देखें आप, अब वो डिसअपॉइंटमेंट रहा, बाद में फेल हुआ, सफल हुआ, वो तो बाद की बात है, लेकिन निकला एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर। तो वो उस तरह के विकल्प हर परिस्थिति में हमेशा निकलते रहेंगे। लोग ऐसा नहीं है कि थक हार कर पूरी तरह से बैठ जाएंगे, और यथास्थितिवादी तो मतलब होना कोई ऐसा विकल्प नहीं है। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर के इलाके में जो भारत के सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है माओवाद के खात्मे का, उसमें पिछले हफ्ते एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। और लगभग किंवदंती से बन चुके एक कैरेक्टर थे हिडमा, उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे कारनामे अंजाम दिए, जिसमें दो बड़े मामलों का जिक्र मैं कर देता हूँ। एक ताड़मेटला की घटना थी, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवानों को एक साथ 2010 में मार दिया गया था। मेरे ख्याल से हृदेश, आप उस समय वहाँ से कवर कर रहे थे। ये स्टोरी इसलिए भी मेरे दिमाग में है क्योंकि 2000 जब ये घटना हुई थी तो उसमें करीब 41-42 लोग जो थे सीआरपीएफ के जवान थे, वो उत्तर प्रदेश के थे 76 में से, और ज़्यादातर वेस्ट यूपी के, ये दिल्ली से सटे जो ज़िले हैं इसमें थे। तो मैंने उसको बहुत एक्सटेंसिवली इन ज़िलों में जाके इनके परिवारों को कवर किया था वहाँ से, इसलिए मुझे याद है। तो ताड़मेटला की घटना थी। इसके बाद 2013 में झीरम घाटी वाला मामला हुआ, जिसमें लगभग पूरी की पूरी जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी स्टेट की, उसको ख़त्म कर दिया था नक्सलियों ने, माओवादियों ने। तो ये कुछ घटनाएं हैं जिसका आर्किटेक्ट, जिसको कहें, जिसका मास्टरमाइंड हिडमा को बताया जाता है। और इस तरह के और बहुत सारे घटनाएं उन्होंने अंजाम दी, और उनके बारे में ये कहा जाने लगा था कि वो बहुत ही शार्प और लगभग मिलिट्री प्रिसीजन वाली जो टैक्टिक्स होती है उसमें माहिर थे, गुरिल्ला वॉर के बहुत माहिर थे। तो उनकी मौत के बाद, और उनके तमाम साथियों की मौत, उनकी पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तब ये जो दावा था अमित शाह का कि लगभग भारत के तमाम हिस्सों से हम माओवाद को समाप्त कर देंगे, हृदेश, आपने उस समय कवर किया था। सबसे पहला कमेंट मैं आपसे चाहता हूं कि ये कितना बड़ा नुकसान है, और क्या वास्तव में अब ये कहा जा सकता है कि भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां से माओवाद इसके जो सेंट्रल इंडिया के तमाम हिस्सों से ख़त्म होने के कगार पर है? बहुत शुक्रिया अतुल। ये तो ठीक है कि इस वक्त जो माओइस्ट हैं वो रिट्रीट में हैं, और आप जानते हैं कि जो स्ट्रेटजी माओइस्ट की है वो यही रहती है कि दे एडवांस वी रिट्रीट। जब फोर्सेस आगे बढ़ती हैं तो वो रिट्रीट करते हैं, और उनकी कहावत में रहता है कि जब व्हेन दे रेस्ट वी अटैक एंड व्हेन दे रिट्रीट वी एडवांस। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत लेकिन आपने जो हिडमा का जिक्र किया, ये जरूर सही है कि 2010 का जो ताड़मेटला का हमला था और उसके बाद जो दूसरा झीरम घाटी अटैक, ये दोनों में मैं वहां मौजूद था। तो ये इसमें हिडमा का नाम जरूर आया था। लेकिन जब 2005 में रमन सिंह सरकार आई और उसके बाद जो सल्वाजुडुम का कार्यक्रम शुरू हुआ था, सरकार की ओर से बैक किया गया था, और महेंद्र कर्मा उसके मुखिया थे वहां पर। हाँ। तो भी बहुत 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 ही खूनी हमले हुए थे दोनों ओरों से। माओवादियों ने जो काउंटर अटैक किए थे वो बहुत ज्यादा उसमें घातक थे। उस समय 2006 में एक हमला हुआ था जो एर्राबोर में हुआ था। उसमें उन्होंने एक कैंप में घेर के माओवादियों ने जला दिया था लोगों को जो सल्वाजुडुम में साथ दे रहे थे सरकार का, और उसमें कई बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी। और ये इसके बाद उरपलमेट्टा एक जगह, वहां एक वो घटना हुई थी, इसमें भी इस हिडमा का नाम आया था। तो हिडमा का, मेरे कहने का मतलब, पिछले 2 दशकों से, तो मैं जब से इस पत्रकारिता में इस क्षेत्र को कवर करने का मौका मिला था, इसका हिडमा का नाम शुरुआत से सुन रहा हूं। हिडमा के मारे जाने की बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि माओवादियों के भीतर भी हमेशा एक डिवाइड रहा है। इट्स नॉट ए मोनोलिथिक ब्लॉक, वो कोई एक समरूप ब्लॉक नहीं है। और इस बात को मैंने 2013 में जब सब्यसाची पांडा से मुलाकात की थी उड़ीसा में महसूस किया था। तो वो ये कहते थे, तेलुगु काडर वो बिहेव करते हैं एक ब्राह्मण स्ट्रक्चर में, जैसे एक ब्राह्मण होता है। तेलुगु काडर है, ऊपर पूरी पॉलिट ब्यूरो जो है वो तेलुगु है, और जो फाइटर है वो गोंड आदिवासी है। तो इसको लेके फ्रिक्शन हमेशा रहा है। ऊपर की लीडरशिप में कभी भी तेलुगु के अलावा ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। इवन सब्यसाची पांडा ने जो चिट्ठी लिखी थी, अच्छी खासी चिट्ठी, 80 पेज का पत्र उसने लिखा था अमिताभ बागची को और नारायण सान्याल, माफ कीजिए, इनको गणपति को।
या नारायण सान्याल को, मुझे ठीक से, तो उसमें उसने यही लिखा था कि तेलुगु काडर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम सेकंड ग्रेड है। हिडमा की इंपॉर्टेंस ये है कि हिडमा एक गोंड आदिवासी था, सुकमा का था, जो कि दंतेवाड़ा से काट कर बनाया गया जिला है, और उसके बाद ही रोज टू दैट लेवल, वो इस स्थिति तक उठा कि वो सेंट्रल कमेटी, दंडकारण्य जोनल जो स्पेशल कमेटी का इस वक्त मुखिया था और सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। तो इसलिए हिडमा की इंपॉर्टेंस है कि वो एक गोंड आदिवासी होने के बाद भी उस स्थिति तक पहुंचा जो जगह तेलुगु के नेताओं को हासिल हुई है। मैं आपको 2 जानकारियां बता देता हूं, फिर आप जो पूछना चाहें। पहली तो ये कि ये कहा जा रहा था कि इसका एक जो ये आंध्र प्रदेश में इसको मारा गया, कि इसको लेकर बड़ी बातें चल रही हैं कि इनका एनकाउंटर हुआ या पकड़ के मार दिया गया, मतलब इट वाज जस्ट कि उनको पकड़ा जा सकता था, पेश किया जा सकता था अदालत में, लेकिन हिडमा को मार दिया गया। लेकिन अभी माओवादियों की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, मुझे पता चल रहा है, उसमें कहा गया था कि इलाज के लिए हिडमा वहां गया था। तो हिडमा अगर इलाज के लिए गया था तो ये सारे ये तो काफी यंग था, उस मुकाबले इनकी उम्र 50-51 के आसपास है हिडमा की। हाँ। लेकिन ऐसा है कि माओवादी जो इस वक्त नेता हैं बड़े, उनमें एक समस्या ये है कि उनको बीमारियां हो रही हैं, पुराना कार्डर हो रहा है, नया कार्डर आ नहीं रहा है, तो इलाज के लिए जगह जगह उन्हें जाना पड़ रहा है। तो उसमें एक बात ये जरूर है। और दूसरी बात, ऐसा मुझे पता चल रहा है, मैंने खुद नहीं सुना है वो बाइट, कि जो सीपीआई के नेता हैं, सीपीआई के नेता, नॉट माओइस्ट नेता, सीपीआई के नेता मनीष कुंजाम जो हैं, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि ये अंतर भीतरघात हुआ है, क्योंकि 2 खेमे चल रहे हैं, जो मैं बता रहा था, माओवादियों हमेशा 2 फाड़ चल रही है। एक फाड़ चल रही है जो कह रही है कि सरेंडर करो, मेन स्ट्रीम में आओ, गांव में जाओ, खेतों में जाओ, वो भी एक टैक्टिकल माओइस्ट की टैक्टिक्स होती है कि जिस वक्त बहुत हमले हो रहे हो आप उस वक्त जेल में भर्ती हो जाओ, जमा हो जाओ। और दूसरा है कि आप हमला करो और लड़ते हुए मारे जाओ, ये बहुत हार्ड लाइन है, और हिडमा इसी लाइन को सपोर्ट कर रहा था। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिडमा ये चाहता था कि वी विल गो डाउन फाइटिंग, हम लड़ते हुए मारे जाएंगे। और अल्टीमेटली वो बहुत उनके लिए खतरनाक तो था ही, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े मामलों को अंजाम दिया था। तो वो टॉप, उसके 6 करोड़ का बता रहे हैं कि उस पर अलग अलग राज्यों का मिला के इनाम था, आरोप, उस पर पैसा रखा गया था, उस इनाम था उसके ऊपर। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं हृदय की शायद ये इंटरनल सैबोटाज हो सकता था? ऐसा है मनीषा कि माओवादियों की हिस्ट्री में इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनल इनफाइटिंग होती है। जिस वक्त मैं सब्यसाची पांडा का जिक्र कर रहा हूं, और मैं बता सकता हूं क्योंकि पांडा ने सरेंडर कर दिया, तो सब्यसाची पांडा को इस बात का डर था कि एक और तो 75 जवान सीआरपीएफ के मारे गए, इसका अतुल जिक्र किया था, वो लोग ढूंढ रहे हैं माओवादियों को और किसी को ही मार देंगे। दूसरा, उसे ये भी डर था कि अगर वो सरेंडर करने जाएगा तो हो सकता है कि तेलुगु काडर उसको मार दे, क्योंकि वो उड़िया था। तो अलग अलग तरीके। अब इसमें ये बात भी आती है ना बार बार कि जब उसी समय जो चेरुकुरी राजकुमार मारे गए थे 75 जवान के मारे जाने के बाद, उनको भी आंध्र प्रदेश पुलिस ने मारा था। चिदम्बरम उस वक्त होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनको लेकर ये था कि राजकुमार की ये जो नीति थी कि आजाद के नाम से उन्हें जाना जाता था, उनकी ये पॉलिसी थी कि बात करो और सरेंडर करो। लेकिन माओवादियों के भीतर एक डर हमेशा रहता है कि सरेंडर करेंगे तो पुलिस हमारी जो पूरी लीडरशिप है उसको खत्म कर देगी। तो इस बात को लेकर किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में कोई प्रूफ भी नहीं है। लेकिन पुराने इस बात के पर्याप्त हमारे पास उदाहरण मिलते हैं कि माओवादियों के बीच में काफी अंतर संघर्ष रहा है। उनके भीतर भी वो बात जरूर करते हैं, उनके भीतर भी एक दूसरे के प्रति डोमिनेट करने का, वन अपमैनशिप का, तानाशाही का बहुत रहा है, और अपने ही काडरों को उन्होंने भी मारा है। इसका जिक्र मैंने अपने पुस्तक में भी किया है एक फिक्शन के रूप में, क्योंकि वो मैंने अंदर जाके गांव में देखा है कि ये चीजें वहां होती हैं बहुत। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर इस बारे में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मनीष कुंजाम जैसे व्यक्ति ने, अगर ये बात सही है, उन्होंने कहा है, जो मुझे अभी बस्तर में कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने बताया। तो मनीष कुंजाम वो पर्सन है, वो व्यक्ति हैं जिनको आपको याद होगा कि जब बड़े पुलिस अफसर आईएएस वगैरह उठा लिए जाते थे माओवादियों द्वारा, तो मनीष कुंजाम ने बीच बचाव का काम किया, कई लोगों को छुड़ाने का भी काम किया उन्होंने, विनील कृष्णा के मामले में, और दूसरा एक अधिकारी है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एलेक्स पॉल मेनन के मामले में। तो उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक बात है। कुछ इस पर अगर कमेंट है किसी का, शार्दुल, विकास और रोही, आप लोगों का? रितेश इतने एक्सपर्ट है, उन्होंने कह दिया है मेरे पास मैं क्या कहूं। नहीं, सवाल अगर कोई हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो हृदेश, आज हमारी बात हो रही थी तो दूसरे वाले पॉडकास्ट में भी, तो वो बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं ना, मतलब अब उससे लगाव टूटता जा रहा है इस सशस्त्र अभियान से, क्योंकि इसे चलते हुए इतना समय हो गया है। और कई बार
आज राहुल पंडिता थे, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि कुमार सोनू का, कि वो 50 साल करीब जंगल में रहे, लेकिन अब उन्होंने सरेंडर कर दिया। और अब भले ही जो ये एलीट उनके समर्थक हैं, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले, वो उन्हें खूब गालियां बकते हैं सोशल मीडिया पे, कहते हैं कि कायर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, अब मेरे दिमाग से हिंदी शब्द निकल रहा है, उससे मन टूट गया है कि भाई अब सशस्त्र लड़ाई बहुत दिन हो गई। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्योंकि वो देखते हैं कि विकास बहुत पीछे रह गया, क्योंकि अब फोन के स्क्रीन कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने लगे हैं। और इस सशस्त्र आंदोलन के और नक्सलवाद से जो पूरा प्रभावित इलाका था, इसमें पिछड़ापन और गरीबी बहुत ज्यादा रह गई। तो कई बार लोगों को लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसलिए भी कोई वापस आ रहे हैं। वो ये कह रहे थे, क्या ये सही है? जिन इलाकों में माओवादी हैं उन इलाकों में बहुत पिछड़ापन और गरीबी है, लेकिन ये भी है कि जहां माओवाद नहीं है वहां भी पिछड़ापन और गरीबी है। तो माओवादियों का ये काउंटर आर्गुमेंट हमेशा रहा है कि जहां पर माओवाद नहीं है वहां पर भी जो इंडेक्सेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो बहुत नीचे हैं। हाँ। वहां भी सरकारें नहीं पहुंची हैं। और ये बस्तर का इलाका एक्चुअली, जो ये बस्तर का पूरा इलाका जो है वो केरल से बड़ा है राज्य के तौर पर, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे। हाँ। और 39,000 किलोमीटर का जो इलाका है वो बस्तर केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, उसके बाहर भी है। बाहर भी। तो ये कहना शार्दुल, मतलब जितना मैं इनकी राजनीति को, इनकी पॉलिटिक्स को पढ़ने से और वहां जाने से समझता हूं, माओवादियों को और इस विचारधारा के लोगों को बार बार मारा गया है, खत्म किया गया है, लेकिन ये बार बार उभरे हैं, क्योंकि इनकी हमेशा रणनीति रहती है कि जब आप पर बहुत हमला हो रहा हो तब आप थोड़ा शांत हो जाओ और उसके बाद पनपो। लेकिन सरकार के लिए ने अभी जो सफलता हासिल की है, उसकी सफलता का दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो उसका पार्ट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार अब लोगों तक पहुंचे। क्योंकि माओवादी वहीं पर है, आप इंडिया का मैप उठा के देखें, जहां पर लीडरशिप कमजोर है, जहां जहां लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत है, वहां वहां माओवादी नहीं है या बहुत कमजोर है। अब सरकार को वहां पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी और वहां पर लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। अगर अभी भी टिम्बर माफिया, अगर आप जाएंगे वहां पर सुकमा पे, तो उनके पास सबसे अच्छे स्मार्टफोन मिलेंगे आपको इतने छोटे इलाके में। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है, वहां के पुलिस बस्तर में जाने में जो बड़े वन अधिकारी हैं वो डरते हैं, पर लेकिन एक बार जब चले जाते हैं ये वन अधिकारी, तो उसके बाद वो वहां से आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब एक वॉर जोन होता है वो आपको बहुत इम्यूनिटी भी देता है ना, बहुत सारी चीजें छुपाने की। हाँ। तो वहां पर सारे काम किए जा रहे हैं और अनऑडिटेड मनी जो आती है नक्सलवाद से निपटने, एक बार सेटिंग हो गई तो आराम का जीवन है। विकास, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जैसे अब सरकार कह रही कि माओवाद हम खत्म कर देंगे, जैसे, पर क्या उसकी फॉर्म बदल जाएगी? मेरा सवाल वो था कि जैसे माओवाद का नाम ना रहे, नाम कुछ और हो जाए, फॉर्म बदले, उसका मुझे लगता है मेरा सवाल और उसी से, मेरा भी उसी से जुड़ा सवाल है कि ये तो एक विचारधारा है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक ओकेजन या एक कोई इवेंट नहीं है। तो क्या इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है? क्या ये बार बार वापस आएगा? क्योंकि विचारधारा ख़त्म करना मुश्किल है। आप उसका फॉर्म बदल सकता है, रूप बदल सकता है, पर विचारधारा कैसे बदलेगी, कैसे ख़त्म हो जाएगी? इस पूरी विचारधारा में एक बहुत ही, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक पैराडॉक्स बड़ा दिखाई देता है, विरोधाभास दिखाई देता है। वो ये कि माओवादी एक और कहते हैं कि वो भारत की संसद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और यहाँ पर एक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वो पिगस्टाई कहते हैं, सुअरों का बाड़ा कहते हैं इस संसद को, ये उनकी भाषा है, उनके जो दस्तावेज हैं। लेकिन अगर माओवादियों की हिंसा की बात को आप हटा दें, तो माओवादी जो बातें कह रहे हैं वो भारत के संविधान से बिल्कुल मेल खाती है। मतलब वो कई मायनों में भगत सिंह जैसे नेशनलिस्ट दिखते हैं। वो यही कह रहे हैं जो संविधान में बातें लिखी हुई हैं, वो लोगों को क्लिक करती हैं और तब उनका कार्डर स्वेल करता है। वो कहते हैं कि पुलिस आपके अधिकारों का हनन कर रही है, सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उसमें कितना बड़ा विरोधाभास है कि वो खुद स्कूलों को बंद कराते हैं और कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा बल स्कूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए स्कूल हम बनने नहीं देंगे। और स्कूलों के लिए उन्हें बड़ी शर्तें हैं उनकी कि छत ऐसी होनी चाहिए, वो लंबी बातें भी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो जो उन्होंने बात कही, आप लोगों ने बात कही, अतुल ने और बाकी लोगों ने, तो उसमें ये सारी बातें निकल के आती हैं कि सरकार को न केवल विचारधारा के लेवल पर इसे एड्रेस करना होगा, बल्कि उन्हें ये समझना होगा कि ये सारी सुविधाओं के साथ जो एस्पिरेशनल नीड हो, तो उन्होंने तो इस नाम से कार्यक्रम शुरू किए हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो वो वास्तव में लेटर एंड स्पिरिट में लागू हो। और अगर वो लागू होते हैं तो ये हमेशा रहेगा वहां पर, लेकिन अंडर कंट्रोल रहेगा। एक छोटा सा और सवाल है मेरा, मैं ये सोच रहा था कि एक बार जो सरकार कह रही है कि इसको कंट्रोल कर लिया गया है जंगलों में और कर लिया जाएगा अगले कुछ दिनों में, उसी समय में हम अपने अदालतों में ये भाषा पाते हैं सुरक्षा एजेंसियों की कि ये जो अर्बन नक्सल हैं, ये जो नक्सली शहरों में रह रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये जंगलों में रहने वाले नक्सलियों से ज़्यादा खतरनाक हैं।
तो इसको देख के क्या मतलब, ये मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, ये एक ऐसी एक अजम्पशन है कि क्या हो सकता है, क्या इसके बाद एक दूसरा हॉट परस्यूट वो शहरों में और जो सो कॉल्ड, अब वो आप कहें कि वैचारिक रूप से अलग विचार रखने वाले, सरकार के से अलग विचार रखने वालों के ऊपर भी इसका वो असर दिखेगा? क्योंकि हमने एक लंबे समय से सरकार का रवैया देखा है, चाहे वो आप भीमा कोरेगांव वाले मामले में देखें, अलग अलग मौक़ों पर, तो वो अर्बन नक्सल जैसी चीज़ों को उसने लेजिटिमेसी दी है सरकार ने। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन भी है बट एक ऑब्जर्वेशन भी है हृदेश। जैसे पॉपुलर डिस्कोर्स में ना नक्सलिज्म के बारे में हमने ज़्यादा कभी बात नहीं करी। हम जब भी टेररिज्म की बात करते हैं हम कश्मीर की बात करते हैं पॉपुलर डिस्कोर्स में। मुझे लगता है वो एक्चुअली चेंज इस शब्द अर्बन नक्सल से ही चेंज हुआ कि आज अगर दिल्ली में बैठा कोई नक्सलिज्म के बारे में सोच रहा है तो वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि विवेक अग्निहोत्री की एक मूवी आई है। और नक्सलिज्म को हम जितना आपने स्टडी करा है तो बहुत कम लोगों ने करा होगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली है क्या मूवमेंट। हम उसको एक्सट्रीम लेफ्ट से जोड़ देते हैं कि कोई लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट नक्सल अब एक चीज़ हो गई है। इस दौर पे जब एब्रिगेशन के बाद क्लेम किया गया कि बिल्कुल कश्मीर सॉल्व हो गया है और हम इस साल देखें सबसे डेडलीस्ट अटैक्स हो रहे हैं लगातार, गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत वीक फ्रंट पे नज़र आ रही है। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है बीजेपी के लिए कि कश्मीर को भुला के देखिए हम लेफ्ट टेरर को क्रैक डाउन कर रहे हैं, क्योंकि अब लेफ्ट टेरर मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में एक चीज़ भी हो गई है। मुझे नहीं लगता पहले ज़्यादा लोग केयर भी करते थे कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। राइट। हाँ, सबका ध्यान ज्यादातर मेनलैंड में रहा होगा। भी था उसका, अब तो पहले थोड़ा देखिए मनीषा, जब सीपीआई टूट के सीपीएम बनी और उसके बाद फिर सीपीएमएल बनी, तो सीपीएमएल के जो कई स्प्लिंटर ग्रुप्स बने, जिनमें 2 बल्कि 3 स्प्लिंटर ग्रुप थे, जिनमें एक पीडब्ल्यूजी था, एक एमसीसी था और एक पार्टी यूनिटी था। मतलब पीडब्ल्यूजी जो पीपल्स वॉर है वो और एमसीसी दोनों ने मिलकर 2004 में सीपीआई माओइस्ट बनाया, जिन्हें हम नक्सलियों के नाम से जानते हैं। पर इस शब्द का जो उदय होता है वो नक्सलबाड़ी से होता है। नक्सलबाड़ी जो गांव था जहां से आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें श्रीकाकुलम में है जो आंध्र प्रदेश में है, और वहां भी इससे पूरा आंदोलन खड़ा होता है। तो संक्षेप में कहने की बात यह है कि इतने स्प्लिंटर ग्रुप बने थे, कोई 32 से ज्यादा, और उन ग्रुप्स में कई सारे जो ऑपरेट कर रहे थे झारखंड बिहार के इलाके में, कई ऑपरेट कर रहे थे नीचे डाउन साउथ इधर के इलाके में, मध्य भारत के इलाके में। तो इन सब के आने के बाद ये विचारधारा के वेस्टिजियल रिमेन्स भी कहाँ कहाँ बचे हुए हैं, क्या है। और जो बात अतुल ने उठाई वो बात ज्यादा डराने वाली कई लोगों के लिए इसलिए है कि माओवादियों के हाथ में तो बंदूक है और वो आमने सामने का लड़ाई करना जानते हैं। वो अपने लिए लैंडमाइन भी बिछा सकते हैं और वो, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं उनके पास सिर्फ किताबें हैं। और वो किताबों से, अब मैं किसी को अगर ये कहूं, ये जो बातें आपको बता रहा हूं, ये बातें आर इनफ टू ब्रांड मी एज ए माओइस्ट, क्योंकि मैं ये सारी बातें अगर मैं किसी को कहूं, मैं एक कहीं पढ़ाने गया तो मैंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा बताया। मैंने कहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कम्युनिस्ट बन जाओ, मैं बता रहा हूं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। राइट। तो अब ये जो बातें होती हैं आपको दे कैन लैंड यू इन बिग ट्रबल, क्योंकि इसमें जो आप तो शिक्षित कर रहे हैं, आप तो बता रहे हैं, और माओवादियों से सवाल पूछने वाले भी वही लोग हैं। जब लालगढ़ में हमले हो रहे थे या जब सीपीएम के लोग कर रहे थे, जब ममता बनर्जी का राइज हो रहा था, तो उस वक्त जो क्वेश्चन कर रहे थे उनके रास्ते को, वो भी माओवादी थे। बिल्कुल। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली आज के दौर में। अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कांग्रेस माओइस्ट, कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा लड़ाई करी है, गवर्नमेंट्स ने सबसे ज्यादा। इसी पर ये बात पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो सबसे हिंसक अभियान चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ, वो कांग्रेस की सरकार ने चलाया। भाई तो आप वेस्टिजियल रिमेन्स की बात कर रहे थे, एक हम लोगों ने एक टाइम पे स्टोरी की थी, उस समय बहुत सारे झारखंड में जो ग्रुप हुए, तृतीय प्रस्तुति कमेटी एक था उसका, है ना, तृतीय प्रस्तुति कमेटी। अभी इन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी नहीं सुनने में आते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में कई ऑर्गेनाइजेशन पुलिस द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ, पुलिस द्वारा बनाए गए। हाँ, ये इतना बड़ा बिजनेस है, फ्लोट किए गए, सच ए बिग बिजनेस। अगर आप वहां जाके देखेंगे, एक जगह जगरगुंडा हुआ करती थी, ये बस्तर में अभी भी है, और वहां 1950 के जमाने का थाना था, मैंने उसे शूट किया था, और भरा पूरा बाजार हुआ करता था एक जमाने में। वो इतना बड़ा हॉटबेड माओइस्ट का हो गया था कि वहां आप केवल एरियल रूट से ही जा सकते थे, वरना आपको 15-20 दिन लगेंगे वहां, क्योंकि माओइस्ट ने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। इट वॉज ए लिबरेटेड जोन, राइट। ऐसी एक जगह किष्टाराम भेजी वहां पर हुआ करती थी बस्तर में,
जिसके आगे से माओवादी हाथ हिलाते हुए जाते थे थाने के आगे से, और पुलिस वालों की कुछ हिम्मत नहीं होती थी करने की। तो आज की डेट में ये माना जाना चाहिए कि स्थिति बहुत सुधरी है, और कोई भी आदमी जो ये कहता है कि माओवादियों के इलाके में रहने वाले आदिवासी खुश हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो परेशान है आदिवासियों से, बिल्कुल, और इसीलिए आदिवासियों के साथ है। और ओके, अब परेशान चाहे जिस भी वजह से परेशान तो है, वो तो दोनों तरफ से पिस रहा है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, जन अदालतें लगती हैं, माओवादी कहते हैं जन अदालतों में कि हम न्याय दे रहे हैं। अरे आप कौन होते हो न्याय देने वाले किसी व्यक्ति को? इस देश के अंदर पूरा भरा पूरा एक संविधान है। इसी तरह जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, कई बार लोग पुलिस से डर के सच नहीं बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड लोगों को बंदूकों के साये में रहना है। पर कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि माओवादियों के संरक्षण में इस देश बड़ा सुखी हैं लोग, वो सुखी नहीं है। उनको क्षणिक न्याय मिल जाता है जो उनके लिए एक राहत लाता है, और इसीलिए उनके पास जाते हैं। इस बारे में कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनके बारे में कभी बाद में बात कर सकते हैं। ठीक बात है। हाँ, छोटी सी चीज़, एक तो मैं ये भी मतलब बात रखना चाह रहा था जो अभी तक हुई नहीं, कि एक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोर्स है, जैसे सेल्वा जुड़ुम तो पूरी तरह से असफल रहा, लेकिन वो मुझे स्पेसिफिक नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोर्सेज है जिसमें 90% से ज़्यादा सरेंडर्ड, हाँ, उनका भी बड़ा हाथ है इन सारे ऑपरेशंस में। तो इनके सफल होने का एक कारण वो भी है कि वो तो हिडमा को आप उसी का एक हिस्सा समझ सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब इन्होंने सर्वाजुलम शुरू किया तो सीआरपीएफ के लोगों को चिकन कहते थे माओवादी, क्योंकि सीआरपीएफ के बेचारे लोग आते थे पंजाब से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो मदद के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोया कमांडो उनके पास रहते हैं। डीआरजी जो फोर्स है उन्होंने तैयार की उसके लिए। तो वो फोर्स जो तैयार की, वो उनको पता रहता था, और उनमें से बहुत सारे सरेंडर्ड माओइस्ट थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका एक भाई माओइस्ट में है और दूसरा भली माओइज्म को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो उन इलाकों को जानता है कि कहां पर माओइस्ट अपना खजाना छुपाते हैं, पैसा छुपाते हैं, कहां बंदा, कौन सा रास्ता से आपको निकाल के ले जा सकते हैं। जबकि 26 जवान जो मारे गए थे 75 जवान के बाद धौड़ाई में, वहां भी मैं गया था, तो धौड़ाई वाला कांड इसीलिए हुआ। वहां मुझे लोगों ने बताया कि वहां पर कोया कमांडो ने कहा ऑफिसर से, और उत्तराखंड का था ऑफिसर, कि सर इस रास्ते से हम वापस आए हैं, हमें दूसरे रास्ते से वापस जाना चाहिए, इसी रास्ते से वापस नहीं जाना चाहिए। पर उन्होंने कहा नहीं, लंच का टाइम हो रहा है, थोड़ी दूरी तो है। और वहां माओइस्ट ने एम्बुश किया था, और वही लड़का उसमें से कई जवानों को बचा के निकाल के लाया। तो ये छोटी छोटी टैक्टिक्स जो है ना, जो माओइस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो आदिवासी लड़का जो उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं जंगलों में, उन्हीं नदियों के पास पला बड़ा है, वो जानता है इन चीजों। तो और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, जो रूही ने भी बात रखी थी, देखिए भले ही ये सशस्त्र आंदोलन हाइपोथेटिकली भारत सरकार समाप्त कर देती है, लेकिन जो जमीन और रिसोर्सेज से जुड़े मुद्दे हैं, जब तक वो अन्याय बना रहेगा तो उसकी लड़ाई का हो सकता है माध्यम बदल जाए। लेकिन अगर किसी के मन में अन्याय की भावना है, द सेंस ऑफ इनजस्टिस इज देयर, तो देयर विल बी एन इम्पिटस, उसको वो लगेगा कि मैं लड़ूंगा। और इसमें माओवादियों और जो सीआरपीएफ है उसमें एक चीज और होती है, देखिए है इंसान ही, लड़ाई शुरू करना किसी कॉज में और लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, लेकिन लंबे समय तक लड़ाई करना, लाइक एनीबडी हु हैज फाइट, जो सोशल मीडिया पे कमेंट करता है उन्होंने नहीं देखी, जो लंबे समय तक लड़ाई इंसान में बहुत मूलभूत परिवर्तन लाती है। देयर इज अ सेंस ऑफ क्रूअल्टी विच सेट्स इन। फिर दूसरा वर्चस्व है, आपको लगता है ये मेरा इलाका है, तो जो इंसानी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी प्ले करती हैं। उसका आइडियोलॉजी से मतलब नहीं रहता, लेकिन इंसान उन्हें छुपा के करता है, तो क्रूरता इसलिए भी बढ़ती है, और इसीलिए लंबे समय में जाके आंदोलन फेल भी हो रहे हैं। थैंक यू हृदय हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। रिकमेंडेशन आपका ले लें हम, इसके बाद आपको विदा करेंगे। रिकमेंडेशन में मैं यही कह सकता हूँ कि एक हमारे मित्र आशुतोष भारद्वाज हैं, उन्होंने एक आज वायर में लेटर लिखा है, वो आर्टिकल लिखा है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। वो इसी बात की ओर प्रकाश डालते हैं, हालांकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा वो, लेकिन वो काफी लंबे समय तक कवर करते रहे। तो उनका एक आर्टिकल है। दूसरा, मैंने एक माओवादी की चिट्ठी नाम से मेरा एक वीडियो था, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिला जब आपने कहा पुराने दिन मुझे देखने के, तो वो सब्यसाची पांडा वाला एक छोटा सा टुकड़ा है कि सब्यसाची पांडा को जब माओवादियों ने निकाल दिया था, तो उस वक्त की कहानी है। थैंक यू हृदय इस रिकमेंडेशन के लिए। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा आज का आखिरी विषय, जो कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो एक डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल सामने आया है कथित तौर पर, उसमें अब कुछ और छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हैं। मसलन एक छोटे नहीं कहेंगे, एक तो बहुत बड़ा ही हुआ, जो कि नौगाम, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की और मौत हो गई। और ये कहा जा रहा है कि वो सारा का सारा विस्फोटक जो फरीदाबाद से जब्त किया था सुरक्षा बलों ने, वो वहाँ ले जाकर रखा गया था और उसमें विस्फोट हुए। अब ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत सारे सवाल पर खड़े करती हैं कि मतलब अगर कोई विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में, जो उसमें 2500-3000 किलो विस्फोटक है, और वो
दिल्ली एनसीआर में कहीं पड़ा है तो ज़्यादा सुरक्षित है या कश्मीर श्रीनगर में ज़्यादा सुरक्षित है जो कि ऑलरेडी टेरर अफेक्टेड इलाका है? ये सारे सवाल हैं। प्लस ये जो पूरी घटना है ये दिल्ली में घटी, फरीदाबाद में घटी, तो इसको वहाँ पर ले जाने का तुक क्या था, इसका क्या लॉजिक है, ये इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन JNK पुलिस की थी तो इसीलिए उन्होंने जब्त करके कुछ जो सैंपल्स थे वो वापस ले गए क्योंकि थाना वही था जहाँ पे पर ये पोस्टर पकड़ा गया था पहले। हाँ, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये JNK पुलिस की है। हालांकि शायद सीजर्स काफ़ी हरियाणा पुलिस ने भी करे हैं, बट आई गेस इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट हुए। लेकिन मुझे लगता है एक बार को अगर इतना आपको मिल गया है तो फिर उसके बाद कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। और NIA तो खैर रेड फोर्ट के बाद आया, लेकिन ऑलरेडी जो सीजर्स थे वो इतने अलार्मिंग थे और जो नेक्सस अनर्थ हो रहा था वो इतना अलार्मिंग था कि शायद एजेंसीज को एक साथ होके इसमें सोचना चाहिए था कि कहाँ पे इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरा, मुझे अभी भी लगता है कि अगर ये सीजर्स हुए और उसके बाद जो प्राइम अक्यूज्ड है इस केस में वो एक्सप्लोसिव्स के साथ फरीदाबाद से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके रेड फोर्ट में जाके अंजाम दे पाया, पूरे दिन शहरों में दिल्ली के घूम रहा है अलग कैमरे पे, और पूरा ही नेक्सस बहुत स्कैरी है ये। क्योंकि एजुकेटेड है जितना हमें पता चल रहा है, अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे और इतना क्वाइटली वो कितने साल से पता नहीं ये जमा कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2900 किलो लाने के लिए कितना टाइम लगेगा उन लोगों को लाने में, इकट्ठा करने में। तो ये चल रहा था और किसी को पता नहीं चला। वो तो मतलब ये एक्चुअली सेरेंडिपिटी होगी कि एक पोस्टर के चक्कर में कन्फेशन से आपको ये मिल गया, पता चल गया, क्योंकि टारगेट कभी वो नहीं थे। हाँ। तो ये तो लक और सेरेंडिपिटी है कि मतलब वही है, चल अचानक से कैसे ये हो गया कि वहां पर एक पोस्टर चिपका मिला, वहां से आपने उसके लिए किसी को ट्रैक किया और वो यहाँ पे आके इतनी मतलब ये प्योर गुड लक इन दैट सेंस है। बट आई थिंक एज सच जो भी ये पॉइंट करा रहा है वो बहुत स्कैरी है, क्योंकि एक एजुकेटेड नेक्सस है, कनेक्टेड है, मेनलैंड में हैं, और उसमें ही सिर्फ कश्मीरी नहीं है, जो वुमन है वो उत्तर प्रदेश से हैं जो कह रहे हैं, लखनऊ में थी। एक चीज़ इसमें और है, ये जो जिस उम्र की जिसकी डेथ हुई है, जो सुसाइड बॉम्बिंग का जिसके ऊपर आरोप है, उसके बारे में उसका वीडियो एक सामने आया है और वो वीडियो बहुत डरावना। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि जब वो कह रहा है कि हम ये मार्टिरडम है ना, सुसाइड बॉम्बिंग, ये एक तो ये है कि एक उस आदमी की क्या मनस्थिति है, उसमें तो जाने का कोई मतलब नहीं कि एक आदमी कोई डिसीजन, पर एज सच कोई बहुत ज़्यादा क्लियर रेडिकलाइजेशन के सबूत अभी तक सामने नहीं आए कि उसके साथ या उसके साथ पर्सनल किसी तरह की कोई ट्रेजेडी या किसी तरह का हैरेसमेंट या इस तरह के सबूत अभी तक नहीं आए। इसके बावजूद हम पा रहे हैं कि वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ मोटिवेटेड तो है, मतलब क्योंकि जो जिस तरह की लैंग्वेज और जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब और इंडोक्ट्रिनेटेड। जैसे जब टीवी न्यूज़ ने बहुत चलाया और चिलिंग यूज़ करा, मुझे चिलिंग से ज़्यादा वो बहुत ही बेतुका सा, मतलब पूरा उसका बिहेवियर, हाव भाव, बोलने का तरीका बहुत ही मतलब पागल ही कह सकते हैं जिस तरह से थोड़ा सा इनकोहेरेंटली बात हो रही है। वो वही ही इज नॉट लाइक कि बहुत आर्टिकुलेट तरीके से जैसे अलकायदा जब वीडियोस निकालते हैं बहुत क्लियरली वो बताते हैं कि हम ये है, ये तो क्लियरली सेल्फ रेडिकलाइज्ड। और अभी न्यूज़ में ये भी आया कि वो वीडियो पे लर्न कर रहा था लोगों से, पता नहीं किसी से टच में था, हाँ फॉरेन का, वहाँ से कहाँ मेरे ख्याल से ये नहीं अफगानिस्तान सीरिया वाले किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था जिसमें उसने वीडियो से बॉम्बिंग के टिप्स उसको दे रहे थे। IS खोरासान, इस्लामिक स्टेट। तो देखिए मैं जो आपने एजुकेटेड वाली बात की, मैं आपको बताता हूँ, कई रिसर्च हुई थी खासतौर से जब ये इराक वॉर के बाद वेस्टर्न यूरोप में पढ़े लिखे स्पेशली इंजीनियर्स एक डिस्प्रपोर्शनेट लेवल पे आपको इसमें मिलेंगे। तो ये PCM वाले खासतौर से डॉक्टर जैसे हैं और इंजीनियर, इसकी वजह ये है कि इनकी पढ़ाई जो है, पढ़ाई लिखा है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। आप देखेंगे कई बार के कहते हैं कि इन्हें आर्ट्स भी थोड़ा पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि उन्हें वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो हो गई, लेकिन वो इंसानी और जो नाजुक और बारीकियां होती हैं इंसानी व्यवहार की, समाज की, वो उनको समझ नहीं आती। उसमें वो उतने ही कच्चे हैं जितना कोई अनपढ़ आदमी हो और दूसरा डिग्री मिलने के बाद क्योंकि उनको पैसा मिलता है तो वो कच्चापन थोड़ा ढक ज़्यादा जाता है, तो वो ज़्यादा कमज़ोर होता है। एक चीज़ और, जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है ना, वो बहुत पर्सनल होती है। ये आप तय नहीं कर सकते, मतलब हम कोई बाहर वाला तय नहीं कर सकता कि सामने वाले के लेवल इनजस्टिस का लेवल फील करने का कितना होगा।
हमारी नज़र में ही इज़ एन अकम्पलिश्ड इंडिविजुअल, वो पढ़ा लिखा है, वो सही है, वो डॉक्टर है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं समझ आ रहा। इसकी एक वजह कश्मीर रिलेटेड ये भी है, और वो कहना ज़रूरी है कि 370 हटने के बाद आपने बिल्कुल उस सोसाइटी को गार्ड रेल्स पे कर दिया है। वहाँ थोड़ी अप्रिय बातें समाज के अंदर, आपसी चीज़ों के अंदर। अब म्यूनसिपैलिटी का केंद्र सरकार से क्या लेना देना, लेकिन हमने बात की थी कि वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप अगर वो बातचीत अंदर नहीं होने देंगे लोगों में, जो घर्षण वहीं होना चाहिए, तो फिर वो कोई सरफिरा आ जाता है। और आतंकवाद के केस में ये होता भी है कि इंटेलिजेंस को 10,000 बार सही होना पड़ेगा, उनको केवल एक बार सही होना पड़ेगा, वो हादसा हो जाएगा। ये दिक्कत सबसे बड़ी आती है। तो एकेडमिकली एजुकेटेड होने का कई बार व्यवहारिक समझ से कुछ लेना देना नहीं होता, और वो इस चीज़ पे कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। और रिसर्च है कि वेस्टर्न यूरोप में डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ मेन एंड विमेन यंग जो पढ़े लिखे थे और अच्छी डिग्री वाले थे, वो जाके आईसीएस में भर्ती हो रहे थे। वो बाद में पछता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कम मीन्स हाँ, ये तो बहुत पुराना, मतलब ये रिश्ता तो बहुत पुराना, ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड ही होना जरूरी है। कितने सारे डेविड हेडली अल्फा मूवमेंट देखिए, बहुत एजुकेटेड लोग थे उसमें, सारे अनपढ़ लोग नहीं थे। जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट अल्फा की मूवमेंट थी, बहुत अल्फा काडर व एजुकेटेड पीपल। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, मतलब इट हैज टू डू विद, आपने जैसे बोला, आपका सेंस ऑफ इनजस्टिस, आपको क्या हुआ है, योर ओन मोटिवेशन। एजुकेशन इज नो अश्योरेंस की कोई इंसान इस दिशा में नहीं जाएगा। पर इस केस में मुझे एक ना लैक ऑफ कोहेरेंस, लाइक कुछ तो इस ग्रुप का, मतलब अब पता ही चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन एक एक्सट्रीमिज्म भी होता है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई कॉज कश्मीर है या जो भी है, एक जो पुराने मतलब हमने देखा टेरर अटैक्स के बाद जो स्टेटमेंट्स आते हैं, या जब पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत क्लियर कोहेरेंट कुछ होता है। ये एक बहुत इनकोहेरेंट सा जितना जो वीडियो है उसमें तो वो, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं थे ना, ये ट्रेंड नहीं थे। इसमें स्कैरी बात ये है कि ये जो खुद हैं वो चलिए इनकोहेरेंट थे, लेकिन उन्होंने फिर भी एक बना लिया ना ग्रुप, वो बहुत स्कैरी है। आप फाइनली यू आर नॉट वर्किंग एज अ लोन रेंजर। ऐसा नहीं कि एक इंसान अकेले गए, उन्होंने जो जैसे यूएस में जो शूटिंग्स होती है, वो एक मास शूटिंग, वो एक इंसान गया, खुद का नेटवर्क बना लिया, एक नेटवर्क बना लिया, और इतने बड़े पैमाने पर आपकी प्लान है विस्फोट करने की। दूसरा इसमें एक चीज मुझे बस ये लगी कि इंडियन मुस्लिम्स बाय एंड लार्ज कभी हमें कश्मीरी कॉजेस के साथ जुड़ते हुए नहीं दिखे। अब अगर एक उत्तर प्रदेश से वुमन इन्वॉल्व है, कश्मीरी, बाकी सारे जो कश्मीरी हैं, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, बिकॉज आज तक कभी नहीं हुआ है कि कश्मीर की सिंपथीज, और इनफैक्ट ये ग्राउस भी रहा है। और इंडियन मुस्लिम्स मेनलैंड इंडियन, मतलब उत्तर प्रदेश में या बिहार में या जो भी है, हैदराबाद में, पूरा में, दे आर वेरी क्लियर ऑल्सो। ये हमारा इशू नहीं है। पूरे 90s में बीत गया, एक सिंगल आदमी नहीं मिला कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी और ये सब है। हम कभी कश्मीर के चक्कर में कभी कोई नहीं पड़ा है। जैसे आपने कहा, आपको इनका मोटिवेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कोहेरेंस नहीं है, क्या चीज थी जो इनको बाइंड कर रही थी, क्या इनके दिमाग में था, एक बहुत मुश्किल है कहना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आप कह रही है ना कि ये पूरा का पूरा, जैसे अल्फा में आपने देखा कि अल्फा के पूरे मोमेंट में पढ़े लिखे लोग, आप किसी भी मोमेंट में देखिए, इवन जब शे का पूरा मोमेंट है, दे आर मोस्ट एजुकेटेड पीपल, दे वर डॉक्टर्स, लेकिन एक आइडियोलॉजी और उसके साथ एक विजन है कि हमको, जैसे उल्फा के साथ भी उनको पता है कि उनका एक कॉज है, वहां जाके उनको एक चीज एस्टैब्लिश करनी है। उसके बाद ये जो इनकोहेरेंट है ना, ये इनका यही ना कि इनके पास कोई एकदम विजिबल मोटिव नहीं है, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है। दे जस्ट ऑपरेटिंग इन केओस, कि सेल्फ रेडिकलाइज हो गए, किसी चीज से खुंदक खा गए, कुछ भी हुआ क्या नहीं हुआ इनके साथ, और उसके बाद वहां जाके उस ब्लास्ट के बाद का क्या है वो नहीं पता हमको, ना उसके बाद का कोई मोटिव है। और ब्लास्ट बहुत एफिशिएंट भी नहीं था, मतलब हम कितनी सुरक्षा एजेंसियों की बुराई करते हैं, ये तो कहना पड़ेगा कि लोकल पुलिस वाले को दिखा के मेरे इलाके में वो प्रिंट आउट कैसे लग गए JKLF के, तो उसने इन्वेस्टिगेट किया, तब पता भी चल गया, नहीं तो पता शायद निशाने पे जाके चलता। विकास कुछ कहना चाहे तो कह लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये भयावह स्थिति और कहीं ज़्यादा थी। एक चीज़ मैं और ऐड करना थी बस, क्योंकि मैं कश्मीर, हम लोग दोनों गए थे इलेक्शन के दौरान। ये भी कहना कि इनजस्टिस से फिर यही है, ये भी गलत है, क्योंकि कश्मीर में हम देखते हैं कितने ही लड़के या लड़कियां जो अनफेयरली पकड़े गए हों, जिनके ऊपर तारेगामी बेस्ट एग्जाम्पल है, उनके ऊपर सबसे पहला PSA एक्ट उन पे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाया, इलेक्शंस लड़े। और सैड चीज़ ये थी, जब मैं इन लोगों से मिल रही थी, बहुत कश्मीरी पॉलिटिशियंस की दुविधा ये हो गई थी कि हमको तो यहाँ लोग हमको अक्यूज़ करते हैं कि तुम इंडियन एजेंट हो, हम तो इंडिया का फ्लैग लहरा रहे हैं, हम तो यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने लोग तो बोल ही रहे हैं, ऊपर से अब हम मेनलैंड जाते हैं तो तुम लोग भी हमें टेररिस्ट बोल रहे हो, तुम लोग भी हमें सेपरेटिस्ट बोल रहे हो। सो एक कश्मीरी यूथ
जो सब कुछ देखता है, जो इनजस्टिस भी देखता है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते पे जाना चाहता है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रास्ते पे जाना चाहता है, उसको भी ऐसा विलिफाई कर दिया है पब्लिक स्फीयर में दैट ये एक बहुत सैड चीज हो गई है। देखिए कश्मीर इलेक्शंस का, इट शोज कि वो पार्ट होना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का, दे Yes. वांट टू बी अ पार्ट ऑफ Boycott डेमोक्रेसी। calls सह के जो यहाँ लोग, पर जाके सेंटर की पूरी पॉलिटिक्स को हम वही बात कर रहे थे कितनी बार कि इस पूरी समस्या में एक जो पॉलिटिकल सोल्यूशन है वो सेंटर की तरफ से, इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से मिसिंग है। आप एक प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सोल्यूशन दे पाने में नाकाम है। वहां पर आप सबको, यहाँ पर आपकी पॉलिटिक्स को चूंकि पूरे देश में वो फायदा पहुंचाता है, पोलराइज कर देता है, सारे कश्मीरियों को आपने एक मुसलमान होने के नाते टैग कर दिया कि ये सेपरेटिस्ट है या टेररिस्ट है। अब उसमें आपका झंडा उठाने वाला, मैं मतलब कश्मीर घाटी में आपके पास फारूक अब्दुल्ला से बड़ा हिंदुस्तानी कौन मिलेगा उस दौर से लेके आज तक? उनको भी आज सेपरेटिस्ट उनको बुलाते हैं। तुमने अपने ये चवन्नी अठन्नी टाइप न्यूज चैनलों पर रोज गाली दिलाते हो यार, तुम बैठा के कि ये ऐसा है, वो ऐसा, ये पाकिस्तानी एजेंट है। मतलब मैं समझ पाता हूँ कि ये कौन सी दूर विजनरी पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है कश्मीर को लेकर खासकर। और मैं इस एक चीज और कर दूं कि कश्मीर को लेकर भाजपा की जो पूरी पॉलिटिक्स है हमेशा से फ्लॉड रही है, हमेशा से बहुत खामी और बहुत ही नुकसान दे रही है। राइट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हल्ला गुल्ला, बकवास, कियोस और अराजकता में कूद फांद करके जाना, ये वो बिना किसी आइडिया के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना उसको मामले की गंभीरता को, ही स्टार्टेड कियोस और उसको करना, मेस करना राइट फ्रॉम द बिगनिंग आफ्टर 48 का प्रॉब्लम शुरू होने के साथ। एक चीज़ इसमें आई थिंक दो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज और सबको, NSA, इन सबको ध्यान देना चाहिए कि ये पर्टिकुलरली सिचुएशन हमारे लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, हमारी नेबरहुड इतना अनस्टेबल है दैट इंटरनली हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन। और हम लोग क्या कर रहे हैं मेन स्ट्रीम लाने के लिए लोगों केवल को? हैमर, उनको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिर्फ आप हैंडल करने सबको से सब सही आतंकवादी हो बोल दो, उससे नहीं होगा। आप कैसे मेन स्ट्रीम, आप कैसे लोगों को फील कराएं कि भाई आप भी इंडिया स्टोरी के पार्ट हैं। नहीं तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, स्पेशली बिकॉज बांग्लादेश में क्या हो रहा है अगर हम देखें तो। NSA अजीत डोभाल का एक वीडियो वायरल हुआ 2014 का, तो वो बता रहे थे कि मुस्लिम इस देश के हैं, कैसे उन्होंने पूरा जंग लड़ी है, कैसे ही हिंदुस्तान जो है आज तक उसमें मुसलमानों का पूरा योगदान है और एक भी मुसलमान जो है उस तरफ नहीं गया है या उसने इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया है या उसको ज्वाइन नहीं किया। वो वीडियो जैसे ही आया, डिस्कोर्स जैसे ही शुरू हुआ, तो उसके बाद उनकी ओर से डिनायल आया कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तो डीप फेक है। ये सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट एग्जाम्पल है इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए कि पिछले 10 साल में किस तरीके से, जो उनसे बड़ा तो माइंड है नहीं ना इस टाइम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाते, कि जिस तरीके से उनका स्टैंड अगर चेंज हो जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल गेन कहीं चला ना जाए, और उसमें चाहे वो कश्मीर की बात है, यूपी की बात है, उसकी बात है, या अखलाक वाले केस की, जहाँ से जब मैं शुरू भी कर रहा था, कि आप उन लोगों को इस तरीके से महसूस करा देना चाहते हैं कि आप इस व्यवस्था में यकीन ना करें, इस व्यवस्था का आप हिस्सा नहीं हैं और ना ही यहाँ आपको मिलेगा, तो उसका ये परिणाम इस तरीके से ही आएगा और कोई तरीका मुझे नहीं लगता कि उसका होगा। उनके लिए प्रॉब्लम होगी थी क्योंकि एक पार्ट में वो बोल रहे हैं कि ISI ने ज़्यादातर हिंदुओं को रिक्रूट किया है। जी, तो वो नहीं, मैं उस वो पार्ट अलग है, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि उनके जो विचार हैं आज वो नहीं बता पाएंगे वही चीज, वो लेक्चर वो रिपीट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्लियरली बोला है कि मौलाना आके ज्यादा उन्होंने हमें हेल्प करा है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। बता रहे हैं कि कैसे 50,000 मौलाना यहाँ इकट्ठे होकर दिल्ली में। अरे ये कौन सी बात है, 2008 वाले बॉम्बिंग के बाद पूरी एक ट्रेन आजमगढ़ से मौलानाओं की भर के आई थी और लोगों ने लाके एक पीस मार्च निकाला था कि ये इस तरह के किसी भी उसकी, उन्होंने फतवा जारी किया था 2000, मुझे आज भी याद है, पूरी ट्रेन भर के आई थी दिल्ली में। लोग लाल यहाँ पे रामलीला मैदान में बैठे थे और हम लोगों ने उसको इतनी बड़ी कवरेज थी, वो फतवा जारी किया था कि कोई भी अगर इसमें शामिल होता है तो हम इसका कोई वो मतलब खारिज करते हैं, इन लोगों को बाहर किया जाएगा, ऐसे बहुत क्लियर टर्म में। तो वो सब चीज़ें इनको साथ में लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मतलब केवल ये तो बहुत शॉर्ट साइटेड विजन हुआ ना कि हम पुलिस के लाठी जोर से सब सही कर लेंगे। दुनिया में आज तक कभी ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि लाठी जोर से सब चीज़। जो विकास ने बात कही उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है। हम लोग अभी कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे, जब ये राज्य का विभाजन हुआ था और यूनियन टेरिटरी बनी थी तो लद्दाख वाले साथ थे। आज वो खड़े हैं कि आप हमारा हक तो नहीं दे रहे। जो हमने पहला जो हमारा विषय था उसमें भी यही बात है, वो जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है, अगर वो सेट इन कर गया और आपकी नीतियों से दिख रहा है तो लोग
तरीके ढूंढते हैं विरोध के। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए ये सिर्फ सरकार की खामी कहाँ पे है। 2021 में जो ये डॉक्टर आदिल रादर को मिला था, उससे पहले इरफान वागे बना इमाम श्रीनगर के नौगांव के मॉस्क में, और वो सरकारी चेकिंग के बाद होता है, खासतौर से 3 से 70 हटने के बाद, तो वो सब चेक से निकल के बन गया। और उसके बाद वो रादर से मिला जिसने उसे ये शाहीन शाहिद से मिलवाया और ये सारा हुआ। तो यहाँ पे चूक हुई है नीचे चेक करने में, या फिर जो हम दूसरी बात कह रहे हैं कि अपॉइंट होने के बाद वो सेंस ऑफ इनजस्टिस पैदा हुआ। ठीक है। और एक्सट्रीम इसमें इनजस्टिस की बात करने में अतिशयोक्ति का, आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं है। जो भी चाहता है कि वो भारत सरकार या मतलब इंडियन स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए, तो कम से कम, मैं अपने बारे में जानता हूँ, सब अपने बारे में ही कह सकते हैं, उसके जरा से भी समर्थन में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार मनमर्जी करते आए और जो भी जरा सी आपकी नामर्जी की बात करे वो देशद्रोही हो गया। जो अतुल बता रहे थे, हर किसी को देशद्रोही पेंट कर देते हैं। वो वजह भी है जो बार बार मतलब इवन सदन में, संसद के अंदर भी जो छाती ठोकी जाती है कि एक भी आदमी जो है कश्मीर से तो कम से कम रेडिकलाइज नहीं हुआ है। ऐसा कुछ बयान शायद अमित शाह ने दिया था अभी पिछले, जब ये आर्टिकल 370 हटाया। तो अब जो है वो सवाल आने लगा है कि जब तो आपने कहा था कि एक भी आदमी नहीं रेडिकलाइज हुआ कश्मीरी कम से कम, और अब आप पूरा मॉड्यूल और नेटवर्क बस्ट करने की बात कह रहे हैं। नहीं, ये तो हो रहा है। देखिए, और जो इंडिपेंडेंट थे, जो रूही बात करी थी, हमें याद रखना चाहिए, इतना सारा एक्सप्लोसिव मिला, बट ये मिलिट्री ग्रेड नहीं था, ये आरडीएक्स नहीं था, क्योंकि इनका पाकिस्तान से ट्रेनिंग होके नहीं आई और वो आईएसआई ने फंड नहीं किया। तो ये था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का सबसे फेमस यूजेज है अलबामा में, एक बॉम्बर ने किया था 2005 में। तो ये अभी भी एक्सप्लोसिव है, पर ये जल जाता है। ये उस तरह का विस्फोटक नहीं है जो जैसा मुंबई ब्लास्ट में हुआ था, चीथड़े उड़ा देगा। पर उसके बाद ही आप देखिए कि शायद संसद हमले के बाद कश्मीर से राज्य के बाहर होने वाला है हमला की तैयारी, ये पहली बड़ी थी। तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर काफ़ी बातचीत होगी, हम अपनी बातचीत को यहाँ पर रोकेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और सबसे पहले शार्दुल, मैं चाहूँगा कि आप अपना रिकमेंडेशन दें। अच्छा, तो पहला मेरा रिकमेंडेशन है मेरे पहले तो कितने हैं ये तो बता दीजिए। 2 भी हो सकते, 3 भी। मैं पहला दे दूं, फिर बताऊंगा कि तीसरा होगा या नहीं। ठीक है। तो पहला रिकमेंडेशन है मेरा, हमारे साथी हैं प्रतीक, उनकी रिपोर्ट है भारतीय रेल के ड्राइवरों के बारे में। भारतीय रेल के पियक्कड़ ड्राइवर। हाँ, और लुक, मैं हूँ ऑटिस्टिक, तो हर ऑटिस्टिक बंदे को ट्रेन बड़ी पसंद है। मुझे ट्रेन में चलना बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन इस सरकार ने उसका भी बंटाधार कर दिया। तो वो रिपोर्ट पढ़ें, वो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा उदासीन भी कर देती है। दूसरा, आज हमने इतनी बात की, तो ये रिकमेंडेशन मैंने हफ्ता में भी दिया था कि जो सेंस ऑफ इनजस्टिस है वो किस तरह से पैदा होता है, उसको बताने वाली मेरी याद में एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी, 1984 का जो अन्याय था दिल्ली में और जो सिखों के साथ हुआ था, माचिस गुलजार की। वो आपको बताती है कि कैसे जो लोग आमतौर पे आम सोच में इस तरह की राह पर नहीं जाना चाहिए, पर वो कई बार चले जाते हैं। वो गलत सही हो सकते हैं, वो आपका मत हो सकता है, पर माचिस। तीसरा मैं देने वाला था अपना खुद का आर्टिकल। मैंने 3 दिन बैठ के बाबा बागेश्वर के वीडियो देखे, वो आर्टिकल के चक्कर में मेरा दिमाग भूरता बन के सड़ गया। लेकिन इतने नेता आए कि आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए वहाँ कितने नेता लाइन लगा कर आ रहे हैं सत्ताधारी। तो अगर हो सके तो वो भी पढ़ लें। क्या बात है। मनीषा, आपका रिकमेंडेशन? एक रिकमेंडेशन तो ये बुक है रूही तिवारी की, ज़रूर पढ़िएगा। पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ टीवी में डिबेट्स ना सुने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ना पढ़ें, बुक्स भी पढ़ें, सो दैट आपका इंटरेस्ट हो उसमें और आपको एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट मिले। मैंने कल ही दिल्ली क्राइम्स का 3rd सीजन ख़त्म करा, तो वेरी नाइस, आई रियली एंजॉयड इट। ग्रेट एक्टिंग, मतलब सबने बहुत अच्छे, स्पेशली मंदिरा, जो उसमें है, मंदिरा क्या है उनका सरनेम मुझे जो मेन कैरेक्टर है, जो एक नहीं मेन कैरेक्टर नहीं है, वो शी एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन हुमा कुरैशी की एक साइड किक टाइप है वो। तो बहुत अच्छा। यस, क्या नाम है उनका? अरे नाम नहीं याद आ रहा। शी इज वेरी जो बिहारी, जो जिनको स्पॉयलर्स ना दूं मैं अभी नेम गूगल कर होता हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है, बिकॉज ना ये पुलिस वालों को बहुत अच्छी उसमें दिखाते हैं, ना बहुत गंदी, बहुत ही एक प्रोसीजरल जो रूटीन होता होगा ना,
मुझे थोड़ा सा दिल्ली Crime पुलिस का Patrol PR का तो एक चीज लगता मैं ये है, सोच रही थी कि दिल्ली पुलिस का एक चीज मैं PR सोच तो रही थी लगता है। किसी की पिटाई नहीं हुई इसमें, पुलिस यही। बहुत ही आराम से सवाल ऐसा पूछ तो रही नहीं है, हो सकता। किसी को वो जो थप्पड़ नहीं पड़ जैसे रहे। उठाया उसने, जिस तरह से उठाती है यहाँ पर दिल्ली पुलिस का स्पेशल ब्रांच वाला, वो भी ऐसे उठाता है किसी को। अरे मैं तो कहा यार इतना तो हम तो अमेरिका में रह रहे थे। You have to give a little bit for creative हाँ। liberty तो आपको जी। देनी पड़ेगी थोड़ी तो। लेकिन मुझे लगता है प्रोसीजरल इंटरेस्टिंग है, तो किस प्रोसीजर से। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर या तो हम ये देखते हैं कि वो मिर्जापुर में जहाँ नहीं गाली होती वहां गाली भर देगा, और नहीं तो दिल्ली में पुलिस में जहाँ पे नॉर्मली गालियां तो सर मिर्जापुर के अलावा रहते भी हैं आ और रही वो कर देता है, वहां पर भी इतनी प्यार से कि आ जा भाई गाड़ी में बैठ जा। हम मुझे चलते हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई की पुलिस और इस तरह की उसमें सबसे सही सीरीज लगी थी, ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा मैं, पहले दे चुका, पाताल लोक। पता उसे बिल्कुल सही दिखाया पाताल था। लोक बढ़िया है। वैसा ही होता है। पाताल लोक का जो सेकंड वाला सीजन था ना वो भी उन्होंने वो भी अच्छा पकड़ा है, हाँ, बहुत अच्छा पकड़ा। बिल्कुल ठीक है। मीता वशिष्ठ है उनका, मीता मीता वशिष्ठ, वशिष्ठ। वेरी गुड, Very वेरी वो good. तो गुड। शी इज बहुत हाँ वो बहुत ही अच्छी बेटर actor है। रानी। जी। आपका रिकमेंडेशन दो लेख हैं, एक है द डेली स्टार से, जो बांग्लादेश पे जो हमने थोड़ी सी बात की है उस बारे में कि कैसे हसीना जो है उनको अभी Death डेथ sentence सेंटेंस जो हुआ था, ठीक है, उससे पहले लोगों में विश्वास किस तरीके से उनका ख़त्म हो गया उसके बारे में है। और एक वहीं ढाका ट्रिब्यून का ही एक है कि जो रेवोल्यूशंस जो बीते सालों में या हुई है और उसमें ये कॉन्टेक्स्ट है बांग्लादेश वाला, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन थ्योरी के रूप में उन्होंने करने की कोशिश की है। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पीस है वो पढ़ने के लिहाज से, मतलब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता था। बिल्कुल ठीक है। तो ये दो जी। चीजें आप लिंक भेज दीजिएगा हाँ। कॉपी में। रोही आपका मैं रिकमेंडेशन? हमेशा भूल जाती हूँ कि रिकमेंडेशन देना होगा और मैं कुछ सोच के नहीं आती हूँ, लेकिन मैं अपनी बुक पहले नहीं, वो तो आपने आपने कर ही दिया, you've done that for me, thank you। नहीं, एक मैं आज एक्चुअली सोच रही थी और ये कोई करंट रिकमेंडेशन नहीं है, बस बिकॉज इतना कॉन्वर्सेशन में बुकर है और किरण देसाई है, ये है वो है। एक राइटर है कनेडियन इंडियन राइटर रोहिंटन मिस्त्री, मतलब उन्होंने 12 साल से आई थिंक बुक नहीं लिखी है, 12-15 साल हो गए होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत लिखते हैं वो। पारसी फैमिलीज़ के बारे में लिखते हैं। उनकी 3-4 सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने उसी दिन जाके बाहरी संस में फिर पूछा कि एक और आई है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं अभी उनके वो लिख ही नहीं रहे, हम भी परेशान है कि वो नहीं लिख रहे। बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सक्विजिट राइटर, रोहिंटन मिस्त्री तक पहुंचा दिया है। बहुत खूबसूरत। इंतजार चाहे हो रहा है। बहुत बुक्स है उनकी, फैमिली मैटर्स, टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह रोड, लॉन्ग जर्नी, वो बहुत बहुत सुंदर लिखते हैं। आप ज़रूर, अगर नहीं पढ़ा हो जिनने उनकी बुक्स उठाई, फिक्शन का जिनको शौक हो वो ज़रूर पढ़े। मैं खुद लिखती नॉन फिक्शन हूँ, पढ़ती बहुत ज़्यादा फिक्शन हूँ मैं। दूसरा क्या बोलूँ मैं, एक OTT में ही मैंने भी देखा, वो डिज्नी जियो हॉटस्टार में है, कॉल्ड ऑल हर फॉल्ट करके एक सीरीज़ है जो अब इट्स डूइंग वेरी वेल। आई सॉ समवेयर की टॉप उसमें चल रही है, सारा स्नूक वगैरह है उन्होंने उसमें। ज़रूर देखिए, बहुत थ्रिलर, ग्रिपिंग थ्रिलर है। और मैं आई एम ऑल हर फॉल्ट, आई एम वीकेंड वॉच एंड इट्स अ बिंज वॉच। वो वैसा ही है कि आप बिंज वॉच। कितनी एपिसोड का है? 8 आई थिंक 8 एपिसोड। हिम्मत छोड़ जाती है। नहीं क्या बात कर रहे हो? अरे इट्स वेरी ग्रिपिंग, आप बिल्कुल देख सकते हैं और बहुत वेल मेड, मतलब एवरी एपिसोड कीप्स यू ऑन द। मैं तो अब बिना रिकमेंडेशन के इसमें नहीं, ये स्पेशली सीरीज नहीं देखता। अच्छा, इतनी सारी हो गई हैं। इतनी सारे बकवास देखता हूँ तो ना, आप दूसरा छोड़ दीजिए चैप्टर जो जाता पसंद है, आए बीच ये में। वही होता है। हाँ, बहुत इतना कुछ different। है। बीच मैं में एक सब बार छोड़ प्रकाश, देता you हूँ। saw Delhi Crime? नहीं अभी नहीं देखा। हूँ। I saw the first उमा episode। कुरैशी मुझे की ये भी हरियाणवी देखना- accent, I'm जी, curious जी, कि हाँ, सही है या गलत है, वो बताओ। मैंने नहीं एक्सेंट तो हरियाणवी नहीं पता था कुछ है। थोड़ा सा नेचुरल नहीं है, लेकिन she tried very hard। नहीं वो इशू ये है ना कि हरियाणा का एक एक्सेंट भी नहीं है, एक तो पहली बात तो, और दूसरा वो कोई भी कोशिश करे, इवन मैं भी कोशिश करूंगा मैं भी करेक्ट नहीं पढ़ ये पाऊंगा। हर being जगह on होता है, हाँ। क्योंकि जब आप ट्राई करते हो ना किसी और हाँ। रीजन का, तो वो आ नहीं पाता। और वही पाताल लोक की जो बात कर रहे थे, जो हाँ, सेकंड वो वाला था, जयदीप पहलावत इसलिए पकड़ पा रहे हैं, वो नहीं, हरियाणा से। उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट वाला भी था, उन्होंने वहाँ के थिएटर एक्टर्स चुने हैं, इसीलिए इतना हाँ, वो परफेक्ट वहाँ- हाँ, एक्सेंट, वो तो इतना local वो, है। इसीलिए वो बहुत जरूरी होता है फ्लेवर के लिए। आपने एक बात कही, अतुल रिकमेंडेशन दे उससे पहले, मैंने बहुत देखा जो नॉन फिक्शन लिखते हैं वो फिक्शन ज्यादा पढ़ते हैं, जो फिक्शन लिखते हैं वो नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। ये चक्कर क्या है? क्योंकि हम नॉन फिक्शन में इमेजिनेशन तो नहीं अपनी स्ट्रेच कर सकते, जो है वही लिखना पड़ेगा। फिक्शन में उसमें आप बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की इट्स अ एम्प्टी कैनवस। जैसे मैं नॉन तो फिक्शन ब्रेक अगर आपको चाहिए अपने काम से, तो फिर आप नॉन फिक्शन ही देखोगे ना? मैं नॉन सॉरी, फिक्शन फिक्शन ही देखोगे मैं ना? नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, लेकिन लिखने में वैसे नॉन फिक्शन नहीं लिखा है। आप फिक्शन लिखो। वो मैं भी तो एक कुछ है। ट्राई कर रहा हूँ दोनों के बीच का हाइब्रिड, फिक्शन नॉन फिक्शन। नहीं, अतुल को तो पता है, हम तो कविता लिखते हैं। नहीं वो सारी नज़में। टिप्पणी में ऑलरेडी ट्राई कर ही रहे हैं, खैर लिख रहे होंगे। धृतराष्ट्र वो के तो जरिए अलग चीज़ है। है, कोई कुछ भी धृतराष्ट्र के बाद जो वृत्त चित्र चलाते हैं। कार एकदम अव्वल नंबर।
तो मैं वही कह रहा हूँ, धृतराष्ट्र तो मैं के अपना बाद- रिकमेंडेशन मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि आज हम लोगों ने हेडमा की बात की, तो हृदय की किताब है लाल लकीर। लाल लकीर हृदय ने लिखी है, वो बड़ी अच्छी किताब है। उस पूरे सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि वो किसी एक मतलब साहित्यकार की किताब, राइटर की किताब नहीं होगी, एक रिपोर्टर की डायरी जैसा है, Absolutely. जिसने देखा है वहाँ जाके, इतना लंबा समय बिताया है। साथ में हृदय ने एक और जर्नलिस्ट का रिकमेंड कर दिया ऑलरेडी, आशुतोष भारद्वाज का। आशुतोष ने भी बहुत लंबे समय तक कवर किया है, तो आशुतोष के भी आर्टिकल्स और किताबें आप पढ़ सकते हैं, ये दोनों, ताकि थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, समझने की क्या समस्या है वहाँ पे, क्या चीज़ें थी। बहुत लेयर्ड है। और जो मनीषा कह रही थी कि सब लोग एक झटके में ठोक के लगे थे, हाँ। नक्सलिज्म, चलो यार, सब के सब ये सब वामपंथी एक तरफ से, तो इतने उसमें टुकड़े हैं, इतने उसमें हिस्से हैं कि कौन और सही था, आपस में कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं लेफ्ट भयानक। में, बहुत वो contradiction, वो तो बहुत। सब ये मुझे बाद में, मैंने इसीलिए हृदय को मैंने बताया ना, ये इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि तृतीय प्रस्तुति कमेटी पूरी तरह से स्टेट ने स्पॉन्सर खड़ा कर दिया था एक वहाँ पे, और वो भी नक्सली थे, जंगलियों में, उन्हीं के बीच से। तो ऐसे ऐसे चल रहे थे लोगों के। और उसमें बहुत सारे फिर वसूली गैंग थे, जो कि इसमें कोई स्प्लिंटर्स ग्रुप के तौर पर, लेकिन वो केवल वसूली करते थे। पास होने, कुछ भी यहाँ से क्या पास होगा, क्या नहीं पास होगा, NH आसपास से गुजर रहा है तो उससे ट्रक से वसूली, नदी है, रेत की वसूली, ये सब भी कर दें वो जो पहले इधर डकैत किया करते, वही काम। घटिया आदमी हर जगह, हर खेमे में है। तो नहीं, अब तो पॉलिटिशियन करते हैं वो सारे, नहीं, वो वसूली वाला। ना, अब तो वो सब ऑर्गेनाइज, सर, ये सब अब ऑर्गेनाइज हो गया, अब तो- अब संरक्षण चाहिए पॉलिटिकल। जी, जी। तो इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए रूही, मनीषा, विकास, शार्दुल और हृदय, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।